Hello guys, what's up? This is Amit Mahajan. I hope that you are doing absolutely well. So in this video, we are going to discuss about foreign trade policy, which is there for your IDT final syllabus. So this is for CA as well as CMA students. So मुझे मालूम है कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत सारे लोग छोड़ के जाते हैं, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम 80 to 90% ऑफ द पीपल लीव दिस टॉपिक. व्हाई? बिकॉज बहुत बड़ा चैप्टर है. आई अग्री that I admit कि it is a big chapter and 4 to 5 marks के लिए हम लोगों को थोड़ा सा difficult होता है ये पढ़ने के लिए. बिकॉज कैसा है, ये सप्लाई हो, ITC हो, इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है. वी हैव ऑलरेडी डन दीज चैप्टर्स इन इंटर, बट हम लोग ने ऐसा कॉन्सेप्ट पूरा प्योरली थ्योरी टॉपिक कभी किया नहीं था. एंड यू नो कि प्रैक्टिकली समझने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है, एंड दैट्स व्हाई पीपल लीव दिस टॉपिक. इसमें दो मेन प्रॉब्लम्स आते हैं. नंबर वन अंडरस्टैंडिंग, सेकेंड वन इज इम्प्लीमेंटेशन. बट जो सेकेंड पॉइंट है ना, implementation, that will become very easy if you understand the first step, that is learning. Like you should understand the topic very well. So that's why I'm here, and in this video we are going to discuss foreign trade policy entirely, because ये जो policies है, import exports की जो policies है, इसमें there are various schemes which are given. तो ये जो schemes है ना, जिसमें से questions बन सकते हैं, वैसे schemes मैंने बाहर निकाले हैं. एंड एटलीस्ट इतना करके जाना, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में तुम लोगों को मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना. इन दिस वीडियो वी विल नॉट ओनली डिस्कस द प्रोविजंस, वी विल आल्सो डिस्कस द क्वेश्चंस, सो दैट तुम लोगों को समझेगा कि कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं. अगेन बिफोर स्टार्टिंग, लास्ट एक पॉइंट बताना चाहता हूं, दैट देयर इज an amendment in foreign trade policy, and that's why मेरे हिसाब से foreign trade policy will come for your examination if you are giving your examination from May June onwards. मतलब May 24 June 24 onwards अगर तुम लोग एग्जाम दे रहे हो. सिलेबस चेंज हुआ है. जो तुम लोग ने नवंबर एंड दिसंबर में पढ़ा था उसमें से बहुत सारी चीजें चेंज हो चुकी है. इसके वजह से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल कम इन द एग्जाम. चलो, without wasting any further time, let's begin with foreign trade policy. And yes, before starting, one last point, एक छोटा सा प्रमोशन तो बनता है. If you have new to this channel, please don't forget to hit a subscribe button, and if you have not yet liked the video, please do hit a like button. Start करते हैं. देखो, FTP है ना, FTP दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट 1 पार्ट 2. पार्ट 1 में थियरी है, पार्ट 2 में भी थियरी है. तो पार्ट 1 का जो थियरी है ना, पार्ट 1 का थियरी हम लोगों को पढ़ना है, बट दैट कम्स फॉर 0 to 2 मार्क्स, यू कैन से दैट, राइट. पार्ट 2 जो है ना, पार्ट 2 में 2 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हम लोगों को दिख सकते हैं. सो टोटल 5-6 मार्क्स आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फॉरेन ट्रेड पॉलिसी. अभी देखो, सबसे पहले वी विल डिस्कस अबाउट पार्ट 2. सबसे इंपॉर्टेंट अगर बात किया तो पार्ट 2 है, बिकॉज उसमें कॉन्सेप्ट ज्यादा है. पार्ट 2 में बहुत कॉन्सेप्ट्स है, पार्ट 1 में प्योरली थ्योरी है. टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, इसमें हम लोग सब कुछ करने वाले हैं. फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट नंबर 2. ये पार्ट नंबर 2 में क्या लिखा है? पार्ट नंबर 2 में ना उन्होंने बहुत सारे स्कीम्स के बारे में लिखा है. इसका मतलब क्या? सी, ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में जो स्कीम्स है वो क्या है मालूम है? मैंने कुछ गुड्स इंपोर्ट किए, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इंपोर्ट किया, कुछ मैन्युफैक्चर किया, प्लास्टिक से मैन्युफैक्चर क्या किया? फॉर एग्जाम्पल पेन. दिस पेन इज ऑफ प्लास्टिक से पेन मैन्युफैक्चर किया, और वही पेन मैंने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया. इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग इज, मैंने जो इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, एक्सपोर्ट किया, मैं मानता हूं कि मैंने ड्यूटी भर दिया एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट, बट मैं गवर्नमेंट के पास जाके बोलता हूं दैट आई हैव मेड एन एक्सपोर्ट, आई हैव हेल्प्ड द कंट्री विथ द फॉरेन करेंसी. तो इसकी वजह से मुझे थोड़ा सा तो बेनिफिट दो. थोड़ा सा बेनिफिट में डिजर्व करता हूं कि नहीं? डेफिनेटली यस. तो ये जो बेनिफिट है ना, मतलब मैंने एक्सपोर्ट किया, गवर्नमेंट को हेल्प किया, इसके वजह से आई एम एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ बेनिफिट. एंड व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट? ये जो मैंने इंपोर्ट ड्यूटी पे किया था ना, वो इंपोर्ट ड्यूटी मुझे रिफंड दे दो, अदरवाइज वो कैंसिल कर दो. ये मैं बहुत इजी लैंग्वेज में तुम लोगों को अभी के लिए बता रहा हूं. तो दिस इज द बेनिफिट विच आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट, और इसके वजह से हम लोग बहुत सारे स्कीम्स देखने वाले हैं. ना ये स्कीम्स में क्या होता है? ये स्कीम्स में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि मैंने इंपोर्ट करते वक्त ही मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सपोर्ट ऑर्डर अवेलेबल था. सो उसके लिए कौन सा स्कीम लगेगा? से फॉर एग्जाम्पल, इंपोर्ट करते वक्त आई डोंट हैव एनी एक्सपोर्ट ऑर्डर, बट स्टिल आई इंपोर्टेड एंड देन आई गॉट द एक्सपोर्ट ऑर्डर. तो ऑलरेडी ड्यूटी भर दिया, तो क्या करने का? तो ये सब चीजें ना हम लोग अभी क्या करने वाले हैं? डिस्कस करने वाले हैं. स्टार्ट करते हैं. देखो, ये पूरा का पूरा हैंड रिटन है, पूरा हैंड रिटन. इतना इजी वे में तुम लोगों के लिए समझा है ना, तुम लोगों को लगेगा कि अरे क्या मजा आ गया एफटीपी पढ़ के, ठीक है ना. चलो, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ड्यूटी एग्जम्पशन एंड रेमिशन स्कीम, जिसमें दो पार्ट्स है, ड्यूटी एग्जम्पशन स्कीम और दूसरा है ड्यूटी रेमिशन स्कीम.
एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद है रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट, ये भी हम लोग देखेंगे। आफ्टर दैट ईपीसीजी, ईओयू, एसटीपी, ईएचडीपी, ये देखेंगे। एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। सर क्या है, कुछ नहीं समझा, चलो आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखो, यूके से आई इंपोर्टेड प्लास्टिक इंपोर्ट करने के बाद मैंने कुछ मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चर करने के बाद पेन मैन्युफैक्चर करके मैंने एक्सपोर्ट किया। कैन आई से दैट इंपोर्ट करते वक्त मैंने ड्यूटी भरा होगा? यस। ड्यूटीज कौन से हो सकते हैं? तुम लोग ने कस्टम्स में ऑलरेडी देखा है, दैट इज बेसिक कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर सरचार्ज, आईजीएसटी। उसके बाद काउंटर वेलिंग ड्यूटी करके एक होता है, उसके बाद प्रोटेक्टिव ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सब ड्यूटीज तुम लोगों ने क्या किया है? भर दिए है, राइट। अभी मैंने ये गुड्स क्या किए हैं? एक्सपोर्ट किए हैं। इसके वजह से मैं गवर्नमेंट के पास गया, गवर्नमेंट मुझे क्या चाहिए? बेनिफिट चाहिए। अगर मुझे बेनिफिट चाहिए तो कौन सा बेनिफिट मिलेगा? ये देखो, अभी तक हम लोग ने कुछ भी स्कीम्स डिस्कस करने के पहले एक चीज हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, दैट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। याद है कि नहीं? ड्यूटी ड्रॉबैक तुम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा होगा, मेरे से पढ़ा होगा, किसी और से पढ़ा होगा, कस्टम्स में ड्यूटी ड्रॉबैक पढ़ा होगा, राइट। सो ड्यूटी ड्रॉबैक में क्या होता है, देखना, आई कैन क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक ऑफ वॉट एवर ड्यूटी आई विल पे एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। क्यों मैं ड्यूटी ड्रॉबैक ले रहा हूं फ्रॉम द गवर्नमेंट? बिकॉज मैं जो इंपोर्ट किया है वो मैंने प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट किया है। ये जो एक्सपोर्ट किया है इसकी वजह से फॉरेन करेंसी मिला है, इसकी वजह से गवर्नमेंट को हेल्प हुआ है, एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट इज गिविंग मी ड्यूटी ड्रॉबैक। अभी इधर प्रॉब्लम क्या हो रहा है मालूम है? ठीक है, ये दिस इज फाइन। इधर मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है? इधर मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि सर पहले इंपोर्ट करो, उसके बाद ड्यूटी भरो, एक्सपोर्ट करो, उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन करेंगे, उसके बाद वो ड्यूटी का ड्रॉबैक मिलेगा। इसमें ना बहुत टाइम जा रहा है सर। इसके वजह से दे केम अप विद द कॉन्सेप्ट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट स्कीम। एडवांस ऑथराइजेशन मुझे ऑथराइज कर दिया, एडवांस में ही ऑथराइज कर दिया कि एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट डोंट पे एनी ड्यूटी, डोंट पे एनी ड्यूटी। यू थिंक फ्रॉम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव। सोचो, मैं गवर्नमेंट के पास गया, कुछ नहीं, ऐसे ही गया गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट को बोला मुझे प्लास्टिक इंपोर्ट करना है यूके से, क्योंकि मुझे वही चीज आगे जाके यूएस में एक्सपोर्ट करना है। प्लीज मैं ड्यूटी नहीं भरूंगा। वाई विल गवर्नमेंट बिलीव मी? मेरे पे ट्रस्ट क्यों रखेगा गवर्नमेंट अगर मैं सिर्फ जाके बोलता हूं कि नहीं मुझे इंपोर्ट करना है, बिकॉज आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट इट। उन्होंने बोला कुछ डॉक्यूमेंट तो दे, तू एक्सपोर्ट करने वाला है। मैंने बोला कि सर डॉक्यूमेंट तो नहीं है। उन्होंने बोला चल निकल। अरे भाई, ऐसे सब लोग आके बोलेंगे कि मुझे एक्सपोर्ट करना है, इसके लिए ड्यूटी नहीं भरना है मुझे। इसके वजह से एडवांस में अगर तुझे ऑथराइजेशन चाहिए ना, इन दैट केस यू शुड हैव द एक्सपोर्ट ऑर्डर बिफोर हैंड। अगर मेरे पास यूएस का एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी है, वो पेपर लेके जाऊंगा मैं गवर्नमेंट के पास और गवर्नमेंट को बताऊंगा ये लो पेपर, ये पेपर के हिसाब से आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट these pens to the US, and that's why for exporting this I need to import, right, plastic। तो वो जब इंपोर्ट करूंगा ना, वो इंपोर्ट के टाइम पे वो ड्यूटी है, प्लीज मेरे लिए माफ करना, बिकॉज मैं आपके लिए एक्सपोर्ट करके दूंगा। अंडरस्टैंडिंग? तो ये जो होता है ना एडवांस ऑथराइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है मालूम है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है बिफोर हैंड आई शुड हैव द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। परफेक्ट, एक्सपोर्ट ऑर्डर, सॉरी एक्सपोर्ट ऑर्डर। ओके, ये देखो सेम चीज है कि मैंने यूके से कुछ प्लास्टिक इंपोर्ट किया, उसके बाद पेन्स मैन्युफैक्चर किए, एंड आई वांट टू सेल इट टू और एक्सपोर्ट इट टू यूएस। ठीक, अभी इधर देखो, ऐसे मैंने सब तुम लोगों के लिए पॉइंट्स बनाए हैं। नंबर 1, नॉट रिक्वायर्ड टू पे। क्या? नॉट रिक्वायर्ड टू पे बेसिक कस्टम्स ड्यूटी। अगर मैं उनको सब कुछ इंफॉर्मेशन देता हूँ एक्सपोर्ट के बारे में, गवर्नमेंट सेज कि हाँ ठीक है तुझे यूएस में एक्सपोर्ट करना है, ठीक है तो एक काम कर, बेसिक कस्टम ड्यूटी मत पे कर, सेस मत पे कर, एडिशनल कस्टम ड्यूटी मत पे कर, सेफगार्ड ड्यूटी मत पे कर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी मत पे कर, काउंटर वेलिंग ड्यूटी मत पे कर। अभी ये जो ड्यूटीज होते हैं ना, ये ड्यूटीज मुझे पे करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी है। ठीक, कंडीशन क्या है? प्री एग्जिस्टिंग एक्सपोर्ट ऑर्डर नीड्स टू बी प्रेजेंट, तो ही एडवांस में ऑथराइजेशन हो सकता है। ओके, अभी एक पॉइंट है समझना, वी हैव टू इंटीमेट द डिटेल्स टू द गवर्नमेंट। किसका? एक्सपोर्ट का। उसके बाद गवर्नमेंट विल चेक इन सायन। सायन मतलब क्या? और पीपल से सायन, पीपल से सायन, SION, वॉट एवर इट इज, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स करके देयर इज अ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट में नॉर्म्स लिखे हैं, और वो डॉक्यूमेंट में आई कैन से दैट देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स विच आर गिवन, और उन्होंने बोला कि अगर ये प्रोडक्ट बनाना होगा तो इतने इनपुट्स तुम लोगों को लगेंगे।
ये उन्होंने पहले ही प्री डिटरमाइन करके रखा है। इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, केमिकल्स होगा, जो भी कुछ होगा ना, उन्होंने स्पेसिफाई करके रखा है। और इसके लिए हम लोगों को कितने इनपुट्स लगेंगे तो वो भी उन्होंने सायन में स्पेसिफाई करके रखा है। सो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ इनपुट्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक अ फाइनल प्रोडक्ट टू एक्सपोर्ट। ऐसा नहीं कि मुझे एक्चुअली लगता है 3 पर मैं इंपोर्ट किया 10। इसके वजह से उन्होंने बोला कि अगर तुझे एक प्रोडक्ट बनाना है सायन में, अगर वो स्पेसिफाइड है तो गवर्नमेंट को मालूम है इसके लिए कितना इनपुट्स लगते हैं बनाने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो ये किधर लिखा है? सायन में लिखा है, स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट नॉर्म्स। तो वो गवर्नमेंट क्या करेगा? चेक करेगा कि ये प्रोडक्ट बनाना है, हाँ इसके लिए इतने इतने इनपुट्स तुझे लगेंगे, तू कितना इंपोर्ट कर रहा है, हाँ ठीक है, ओके फाइन। तो वो मुझे ग्रांट कर देगा क्या? एडवांस ऑथराइजेशन। अभी देखो, अभी एडवांस ऑथराइजेशन में गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट को क्या फायदा हो रहा है? गवर्नमेंट बोल रहा है कि ठीक है तू एडवांस ऑथराइजेशन ले ले, ड्यूटी मत पे कर। गवर्नमेंट इज सेइंग कि देखो, गवर्नमेंट इज सेइंग कि मुझे तो एक्स्ट्रा फायदा होना चाहिए, ठीक है फॉरेन करेंसी आ रहा है, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग, पर मैं इधर ड्यूटी ड्रॉबैक भी, मतलब ड्यूटी का भी तुझे रेमिशन दे रहा हूं, रेमिशन कर रहा हूं ड्यूटी में, ड्यूटी नहीं ले रहा हूं, तो मुझे एज सच फायदा कुछ नहीं हो रहा है, ज्यादा फायदा। इसकी वजह से गवर्नमेंट इज सेइंग कि अगर तूने जितना भी प्रोडक्ट इंपोर्ट किया, फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का अगर तूने इंपोर्ट किया, सो देयर हैज टू बी some value addition to the extent of 15% while exporting. If you import for 1 million USDs, you have to make a value addition of 15% in value 15% के वैल्यू पे तूने क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। अगर मैंने 100 रुपीज का इंपोर्ट किया तो मैंने 120 का मिनिमम, 115 का मिनिमम क्या करना चाहिए? एक्सपोर्ट करना चाहिए। एकदम मस्का, कम ऑन। चलो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट। सर टाइम लिमिट कुछ है क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए? एब्सोल्युटली यस, देयर इज अ टाइम लिमिट। देयर इज अ टाइम लिमिट कि तूने इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चर किया, एक्सपोर्ट किया, ये सब कुछ कितने टाइम में होना चाहिए मालूम है? ओके, एक्सपोर्ट कितने टाइम में होना चाहिए मालूम है? तूने इंपोर्ट तो किया, मैन्युफैक्चर किया, ये जो एक्सपोर्ट है ना, एक्सपोर्ट शुड हैपन विद इन 90 डेज फ्रॉम इंपोर्ट। इसका कंडीशन है ये तुझे इंपोर्ट के टाइम पे ड्यूटीज नहीं भरने, राइट? इसका कंडीशन क्या है कि एक्सपोर्ट तूने क्या करना चाहिए? विद इन 90 डेज करना चाहिए। एब्सोल्युटली राइट, ओके। नाउ ये तो सिर्फ एक्सपोर्ट के बारे में बात किया, अभी उन्होंने पूरा मैक्रो लेवल पे भी बात किया। मैक्रो मतलब क्या? दे सेड कि एंटायर प्रोसेस ऑफ इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, एवरीथिंग शुड बी कंप्लीटेड विद इन 12 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। सब कुछ विद इन 12 months क्या होना चाहिए दोस्त? कंप्लीट होना चाहिए। आई होप यू आर क्रिस्टल क्लियर विद दिस पार्ट कि क्या मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूं। रीवैलिडेशन पॉसिबल है क्या? यस, रीवैलिडेशन पॉसिबल है फॉर अनदर 12 months, बट ओनली वंस। एक ही बार सिर्फ रीवैलिडेशन पॉसिबल है, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड पॉसिबल है, बट ओनली वंस ऑफ अनदर 12 months। परफेक्ट एकदम, ओके। एक्सपोर्ट करने के लिए कितना टाइम? 90 डेज। टोटल के लिए कितना टाइम? 12 months, ठीक है। वैल्यू एडिशन के लिए क्या है? वैल्यू एडिशन के लिए 15% वैल्यू एडिशन मैंने करना चाहिए। और एक कंडीशन क्या है? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन मेरा ऑलरेडी क्या होना चाहिए? होना चाहिए। एक्सपोर्ट ऑर्डर क्या होना चाहिए? होना चाहिए। मस्त। उसके बाद एक्चुअल यूजर कंडीशन उन्होंने बोला है, देखो, इफ यू हैव एडवांस ऑथराइजेशन देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट you are the only one who are going to use the imports. ऐसा नहीं होना चाहिए कि तूने इंपोर्ट किया और उसके बाद तूने वो ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को। इट इज नॉट पॉसिबल, इट शुड नॉट हैपन लाइक दैट। इफ यू आर टेकिंग द एडवांस ऑथराइजेशन, इट शुड बी you should be using these assets for yourself. Okay, the first point is this only: materials imported will be with the importer himself. Correct. Second, he cannot transfer such materials to anyone else. Perfect. वंस एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड, हुआ क्या कि इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हो गया, मेरे पास ऑलरेडी कुछ अभी प्रोडक्ट्स बाकी है, तो मैंने क्या किया? डिस्पोज ऑफ मुझे करना है, बिकॉज वो प्रोडक्ट रख के करूं क्या? बिकॉज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तो हो गया फुलफिल, तो मैं क्या कर सकता हूं? ही कैन डिस्पोज ऑफ द मटीरियल्स। अंडरस्टैंडिंग? में डिस्पोज ऑफ कर सकता हूं, ठीक। वॉट अबाउट स्पेयर्स? सर क्या होता है ना, मैं जब भी इंपोर्ट करता हूं ना, ठीक है, इंपोर्ट करता हूं, एक्सपोर्ट करने के लिए आपने सायन में बता दिया कि इतने इतने इनपुट्स लगेंगे, बट सर आप इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते। मैं बोल रहा हूं कि सर आप इतना स्ट्रिक्ट नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? बिकॉज मैं इसके साथ साथ थोड़े से स्पेयर्स भी इंपोर्ट करता हूं। ये जो स्पेयर्स इंपोर्ट करता हूं ना, स्पेयर्स का तो एज सच कुछ देयर इज नो रेलेवेंस। अगर लगा तो यूज होगा। स्पेयर्स क्या है? ये लगा तो यूज होगा।
अंडरस्टैंडिंग। इसके वजह से स्पेयर्स का अभी कैसे करें बताओ सर अभी। तो गवर्नमेंट ने बोला कि स्पेयर्स के लिए ना हम लोग तुझे क्या दे देंगे, माफ कर देंगे। चलो स्पेयर्स तूने इंपोर्ट किया तो उस पर तू क्या मत भर, ड्यूटी मत भर, और इवन दो इट इज ओवर एंड अबाउट द नॉर्मल इंपोर्ट्स विच यू हैव मेड। अभी पर स्पेयर्स पे ना उन्होंने कंडीशन डाल दिया कि स्पेयर्स पे उन्होंने बोला वी यूजुअली इंपोर्ट एक्स्ट्रा स्पेयर्स, बराबर है, तो यू कैन स्टिल इंपोर्ट दीज एक्स्ट्रा स्पेयर्स विदाउट ड्यूटी, बट इसका कंडीशन है जो स्पेयर्स तूने इंपोर्ट किया है ना, वो स्पेयर्स का वैल्यू शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ द CIF वैल्यू, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट वैल्यू के ऊपर नहीं होना चाहिए दोस्त। 10% तक, 10% ऑफ CIF वैल्यू तक तू स्पेयर्स मंगा सकता है, इसके ऊपर तू नहीं मंगा सकता मतलब उस पर ड्यूटी देना पड़ेगा। 10% ऑफ CIF वैल्यू पे तू इंपोर्ट किया स्पेयर्स, वी विल नॉट चार्ज एनी ड्यूटी फ्रॉम यू फॉर द इंपोर्ट ऑफ दोस स्पेयर्स। Absolutely right. Let's move ahead with the next part. Very important. Please पूरा फोकस इसमें तुम लोग रखने वाले हो। देखो क्या होता है, इधर तीन पार्टीज हैं, मैं खुद, मिस्टर M इज फ्रॉम यूके, मिस्टर M इज फ्रॉम यूके, और मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं यूएसए में। मैंने क्या किया, मिस्टर M यूके से पहले मैंने इंपोर्ट किया, क्या इंपोर्ट किया, प्लास्टिक इंपोर्ट किया जिसका वैल्यू वॉज 20 lakhs, ठीक है, इंपोर्ट किया 20 lakhs। जिसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं ना यूएसए में, पेन्स एक्सपोर्ट कर रहा हूं, उसने भी मुझे क्या दिया मालूम है, उसने मुझे 38 लाख रुपीस दिए। बट प्लास्टिक मतलब अगर पेन्स मुझे अगर इससे बनाने हैं तो पेन्स में दो चीज लगता है। अभी तुम लोगों के हाथ में पेन होगा तो तुम लोगों को दिखता होगा कि वो पेन में सिर्फ प्लास्टिक नहीं है, वो पेन में रबर भी है, वो है ना ग्रिप के लिए रबर भी है। तो मुझे पेन बनाने के लिए रबर भी चाहिए, बट मैंने यूके से क्या इंपोर्ट किया है, प्लास्टिक इंपोर्ट किया है, पर मुझे रबर भी चाहिए। तो रबर के लिए मुझे यूएसए जिसको मैं दे रहा हूं ना, उसने बोला कि उसके पास ऑलरेडी थोड़े रबर है, तो इसके वजह से उसने वो रबर मुझे दे दिया फ्री ऑफ कॉस्ट। उसने क्या दे दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मुझे रबर दे दिया। मतलब दोस्त ध्यान देना, इधर मैं दो चीज इंपोर्ट कर रहा हूं, वन थिंग विद कंसिडरेशन ऑफ 20 lakhs एंड सेकेंड थिंग विदाउट कंसिडरेशन, पर उसका वर्थ कितना है, 15 lakhs वर्थ है। मैं दिया नहीं है, 15 lakhs का वर्थ है। मेरा टोटल इंपोर्ट दो है, एक प्लास्टिक का और दूसरा रबर का। 20 एंड 15 दोनों मेरे एक्चुअली इंपोर्ट होने चाहिए, बराबर है, परफेक्ट एकदम ओके। मैंने अभी ये दो चीज मिला मुझे, 20 lakhs का एक्चुअल कंसिडरेशन के हिसाब से, और मुझे फ्री में रबर मिला जिसका वर्थ था 15 lakhs। मैंने क्या किया, उसका मैन्युफैक्चर करके एक पेन बनाया और पेन यूएसए में एक्सपोर्ट कर दिया। वो जो पेन एक्सपोर्ट किया ना, उसके लिए 38 lakhs यूएसए के बंदे ने मुझे दिया, 38 lakhs, एकदम मस्त। अभी देखना वैल्यू एडिशन मुझे कितना करना है, मुझे वैल्यू एडिशन करना है 15%। द क्वेश्चन कम्स सर 15% किसका ले, 15% किसका ले, 20 lakhs का ले या 20 + 15 का ले। यूल से कि सर 15 lakhs तो तुम लोगों ने दिया ही नहीं था, सिर्फ 20 lakhs ही दिया था, 15 तो नोशनल था ना, गवर्नमेंट सेट की इंपोर्ट तो किया ना, इंपोर्ट तो किया ना। इसकी वजह से वैल्यू एडिशन में प्लास्टिक का तो वैल्यू आएगा प्लस रबर का भी वैल्यू इसमें आ जाएगा, इवन दो यू हैव नॉट पेड। सो 35 lakhs पे हम लोग क्या करेंगे, 15% का वैल्यू एडिशन करेंगे, एंड माई एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम्स टू 40,25,000। मतलब मैंने 40,25,000 का एक्सपोर्ट करना चाहिए दोस्त, तो ही मैंने एडवांस ऑथराइजेशन का कंडीशन फुलफिल कर रहा हूं, ऐसे हम लोग मानेंगे। ठीक है, अभी मैं देखता हूं मैंने कितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट किया। ऊपर देखो ना, मैंने कितना पैसा चार्ज किया, 38 lakhs। एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है, 40,25,000। नीचे देखो सर, मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ क्या, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ क्या। ऑफ कोर्स यू विल से कि नहीं सर, बिकॉज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन वाज 40-25, बट मैंने तो सिर्फ 38 lakhs ही कलेक्ट किए हैं। यू विल से कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं हुआ। मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ, मैं बोल रहा हूं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ। सर कैसे फुलफिल हुआ, कैसे फुलफिल हुआ मालूम है, बिकॉज मैंने ना वैल्यूएशन का चैप्टर याद किया। मैंने गवर्नमेंट को बोला देखो 38 लाख रुपीस मैंने चार्ज किया उससे, आपने मुझे बोला था कि अगर कुछ मटेरियल्स प्रोवाइड किए, किसने, सामने वाले पर्सन ने, फ्री ऑफ कॉस्ट टू मी, सो कैन आई से सप्लाई मेड बाय द रेसिपिएंट टू द सप्लायर
जो भी विदाउट कंसिडरेशन के बेसिस पे जो मटेरियल सप्लाई होगा वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाता है। आपने बोला था वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ जाता है, तो कहना से इधर भी उसने जितने वर्थ का मटेरियल मुझे दिया था वो मटेरियल ऑफ कोर्स मैं उससे चार्ज नहीं करूंगा, बिकॉज 15 लाख रुपीस का मटेरियल उसने मुझे दिया था। सो 15 लाख रुपीज शुड बी इंक्लूडेड इन योर वैल्यू ऑफ सप्लाई, कि नहीं? यस इसकी वजह से ऐसे हम लोग जब भी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन देखेंगे उसमें 38 लाख तो देख ही लेंगे, प्लस उसके साथ साथ हम लोग जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है ना वो भी हम लोग देखेंगे। नाउ यू टेल मी वेदर डिड आई फुलफिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन? आंसर इज यस, आई हैव फुलफिल्ड द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। दिस कैन कम इन द एग्जाम, दिस कैन कम इन द एग्जाम, राइट? एकदम मस्त था। चलो चकाचक। अभी मैं बोल रहा हूं सर मेरे पास बहुत एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आते हैं, मैं किधर घड़ी घड़ी आपके पास आऊं, आपका टाइम बर्बाद करूं? मुझे मालूम है आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वजह से ना सर एक काम करो ना, मुझे ऐसा कुछ अप्रूवल दे दो कि मैं घड़ी घड़ी आपके पास आऊंगा ही नहीं। तो गवर्नमेंट ने बोला ऐसा नहीं हो सकता। मतलब कि देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि आपका टाइम बचेगा, मुझे प्रॉब्लम है, मैं एवरी टाइम आऊंगा, मुझे क्या ना सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, पर आपका टाइम वैल्यूएबल है, आपके लिए मिले मेरे लिए भी, इसके वजह से प्लीज कुछ तो कर सकते हो तो कर लो। तो उन्होंने बोला ठीक है काम करते हैं, हम लोग तुझे एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन दे देंगे। एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन तुम लोग ने कभी ऑडिट में इफ आई एम नॉट रॉन्ग पढ़ा होगा, ओमनीबस अप्रूवल। ओमनीबस अप्रूवल मतलब ये वैल्यू तक जितना तो इंपोर्ट करेगा उसके लिए एवरी टाइम मेरे पास मत आ, हम लोग एक वैल्यू देंगे, वो वैल्यू के अंदर जितने बार इंपोर्ट करेगा वो एक साथ तुझे हम लोग ने क्या कर दिया, ऑथराइजेशन दे दिया, राइट? एकदम मस्त है एकदम। देखो वही उन्होंने बोला है एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन, एक साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, ऑथराइजेशन दे दिया फॉर मल्टीपल इंपोर्ट्स विच यू कैन मेक। पर ये तुझे एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए, देखो ये ऑप्शन है where authorization will be for the entire year, but sir how to identify that value, इसके इधर तक का जो ऑथराइजेशन होगा which will be given by the government, ये वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो उन्होंने बोला हाउ टू सेट अ लिमिट, एक काम करो, उन्होंने बोला एक काम करो, आइडेंटिफाई पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स एक्सपोर्ट, पास्ट फाइनेंशियल ईयर का एक्सपोर्ट ले लो, और वो जो एक्सपोर्ट होगा ना दैट एक्सपोर्ट विल बी एक्चुअल एक्सपोर्ट, तूने जितना एक्सपोर्ट किया, एंड इट विल बी डीम्ड एक्सपोर्ट। डीम्ड एक्सपोर्ट सर, एक्चुअल एक्सपोर्ट मुझे समझा, डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है? डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब एक्चुअली एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, वो एक्चुअली वो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है, मतलब क्या, मैंने कुछ गुड्स इंडिया में बेचे हैं फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज विच आर आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, फॉर एग्जाम्पल ईओयूज को मैंने क्या कर दिया, कुछ गुड्स बेचे, गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट जैसा ट्रीट करेंगे, इसके वजह से ये जो मैंने ईओयूज एसटीपीज को ट्रांसफर किया ना इसको बोलते हैं डीम्ड एक्सपोर्ट। व्हाई नॉट एक्सपोर्ट? बिकॉज दे आर नॉट आउटसाइड इंडिया, दे आर इन इंडिया ओनली, बट स्टिल वी आर ट्रीटिंग इट एज एक्सपोर्ट। इसका मतलब मैंने अगर डीम्ड एक्सपोर्ट भी किया ना दोस्त, अगर मैंने डीम्ड एक्सपोर्ट भी किया ना तो भी मुझे इसके सब बेनिफिट्स मिलेंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एब्सोल्युटली यस। ओके, नाउ ये जो प्रीवियस ईयर का हम लोग एक्सपोर्ट देखेंगे दैट विल बी एक्चुअल एक्सपोर्ट और डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, आइडेंटिफाई कर दिया लास्ट ईयर का एक्सपोर्ट, उसका क्या करना है मालूम है? उसका 300% ले लो, 300%। हम लोग वैल्यू सेट कर रहे हैं। सो अगर मैंने एक्सपोर्ट किया होगा 1 लाख USD, तो 1 लाख USD का 300% और 1 crore rupees, whichever is higher, ये बेनिफिट अपना, whichever is higher is going to be the limit for annual advance authorization। पर ये जो annual advance authorization है ना, ये किसके लिए एप्लीकेबल है मालूम है? ओनली इफ द प्रोडक्ट इज नोटिफाइड इन सायन। प्रोडक्ट अगर सायन में नोटिफाइड है तो ही गवर्नमेंट बोल रहे है तो ऐसे कर सकता है। अगर सायन में नोटिफाइड नहीं है देन इन दैट केस तुझे क्या करना पड़ता है मालूम है? एक सेल्फ डिक्लेरेशन देना पड़ता है, बिकॉज सायन में तो नोटिफाइड नहीं है, तो मुझे तो गवर्नमेंट को जाके बताना है कि ये प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है मुझे, मेरे लिए, तो इसके वजह से मुझे सेल्फ डिक्लेरेशन करना पड़ता है, वो आगे के पॉइंट में आएगा। बट तुझे अगर एनुअल एडवांस ऑथराइजेशन चाहिए ना देन इन दैट केस वो प्रोडक्ट किधर नोटिफाइड होना चाहिए? सायन में नोटिफाइड होना चाहिए। ओके, वैल्यू कितना अमाउंट का मुझे ऑथराइजेशन मिलेगा? 300% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द लास्ट ईयर और 1 crore rupees whichever is higher। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पॉइंट। मैं तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया है डीम्ड एक्सपोर्ट क्या है। अ पर्सन इज मेकिंग अ सप्लाई टू EOU, EHTP, STP, BTP
उसको हम लोग मानेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक है, एलिजिबल एप्लीकेंट्स, कौन ले सकता है ये एडवांस ऑथराइजेशन? सी देखो कितना सिंपल वे में तुम लोगों के लिए मैंने प्रेजेंट किया है। नंबर 1, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। जो एक्सपोर्टर मैन्युफैक्चरर खुद है वो खुद एडवांस ऑथराइजेशन ले सकता है। नंबर 1 होता क्या है, मैं मैन्युफैक्चर करता हूं पर मैं एक्सपोर्ट नहीं करता। आई हैव अपॉइंटेड वन एजेंट टू डू दीज एक्सपोर्ट्स। सो वो क्या होता है मालूम है? उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर। क्या बोलते हैं उसको? मर्चेंट एक्सपोर्टर टाइड टू सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर। तो वो जो मेरे लिए एक्सपोर्ट करता है ना, मैं एक्सपोर्ट करता नहीं, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चर करता हूं, उसको देता हूं एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं मर्चेंट एक्सपोर्टर, जो ऑलरेडी तुम लोगों ने कस्टम्स में कॉन्सेप्ट देखा ही। और फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स, स्पेसिफिकली फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स होगा ना, तो मैन्युफैक्चर्ड, इफ द फार्मा प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड थ्रू नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस, एनआई प्रोसेस। अब अगर तुम लोगों को एग्जाम में आया एनआई प्रोसेस, तो तुम लोगों को समझना है फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड थ्रू नॉन इन्फ्रिंजिंग प्रोसेस, इट विल ऑथराइजेशन ओनली टू द मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर। फार्मा प्रोडक्ट्स के केस में मैं एक फार्मा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, बराबर है, वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करता हूं, एडवांस ऑथराइजेशन मिलेगा। मैं फार्मा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करता हूं, मैं एक मर्चेंट एक्सपोर्टर को देता हूं, इन दिस केस फॉर फार्मा प्रोडक्ट्स में हूं मैं, तो मुझे एडवांस ऑथराइजेशन नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंडिंग दोस्त? ओके। एलिजिबल इनपुट्स कौन से हैं जिसपे मुझे एडवांस ऑथराइजेशन मिल सकता है? ऑल द इनपुट्स, सब कुछ, ऑल इनपुट्स, फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। अभी किधर एक्सपोर्ट करना चाहिए? फॉर द फॉलोइंग, एक्सपोर्ट और एसईजेड को दिया, डीम्ड एक्सपोर्ट जो ईओयू एसटीपी को दिया, एंड सप्लाई ऑफ स्टोर्स। तुम लोग ने कस्टम्स में देखा होगा कि स्टोर्स का डेफिनेशन दिया है, स्टोर्स ऑन बोर्ड ऑफ फॉरेन गोइंग वेसल और एयरक्राफ्ट। जो वेसल में यूज होते हैं प्रोडक्ट्स, उसको क्या बोलते हैं? स्टोर्स इन सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये सब बेसिकली ऑल द एलिजिबल इनपुट्स पे क्या मिल जाएगा मुझे? एडवांस ऑथराइजेशन मिल जाएगा फॉर एक्सपोर्ट, फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, फॉर यूजिंग इन स्टोर्स, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। परफेक्ट, ओके। कौन से ड्यूटीज एग्जेम्प्ट होते हैं? ड्यूटीज एग्जेम्पशन के टाइम पे बेसिक कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड, सेस एग्जेम्प्टेड, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्प्टेड, सेफगार्ड ड्यूटी एग्जेम्प्टेड, काउंटर वेलिंग ड्यूटी एग्जेम्प्टेड। मतलब बेसिकली सब ड्यूटीज एग्जेम्प्ट है, पर एक ड्यूटी कभी भी एग्जेम्प्ट नहीं होगा, दैट इज प्रोटेक्टिव ड्यूटी। हम लोग ने ऑलरेडी कस्टम्स के बेसिक इंट्रोडक्शन के टाइम पे हम लोग ने टाइप्स ऑफ ड्यूटीज देखे थे। वो टाइप्स ऑफ ड्यूटीज में एक पॉइंट था प्रोटेक्टिव ड्यूटी। ये जो प्रोटेक्टिव ड्यूटी है ना, किधर भी उन्होंने क्या नहीं किया है? एग्जेम्प्ट नहीं किया है। प्रोटेक्टिव ड्यूटी पे करना पड़ेगा, बिकॉज प्रोटेक्टिव ड्यूटी का मतलब क्या था? प्रोटेक्टिव ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। इसके वजह से प्रोटेक्टिव ड्यूटीज लगाए जाते हैं, इसके वजह से तू इंपोर्ट कर रहा है। अगर मैं रेमिशन दिया तो गवर्नमेंट ने तुझे बढ़ावा दिया इंपोर्ट करने के लिए, ऐसा ही माना जाता है, राइट? इसके वजह से किसकी बैंड बज रही है इधर? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की। तो इसकी वजह से प्रोटेक्टिव ड्यूटी जो है ना दोस्त, ये कभी भी उन्होंने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। अंडरस्टैंडिंग? अगर तू डीम्ड एक्सपोर्ट कर रहा है ना, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब तू क्या कर रहा है? गुड्स इंपोर्ट कर रहा है, गुड्स इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट कर रहा है, पर वो एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया नहीं है, वो इन इंडिया ही है, डीम्ड एक्सपोर्ट। देन इन दैट केस सब ड्यूटीज माफ नहीं होंगे। बीसीडी, बेसिक कस्टम ड्यूटी विल बी एग्जेम्प्टेड, एडिशनल कस्टम ड्यूटी विल बी एग्जेम्प्टेड, एंड सेस विल बी एग्जेम्प्टेड। बाकी सब ड्यूटीज लग जाएंगे, बाकी जो ड्यूटीज है वो क्या हो जाएंगे? लग जाएंगे। अंडरस्टैंडिंग? पक्का? ओके। और एक चीज है, सर कैन आई ट्रांसफर दिस एडवांस ऑथराइजेशन टू एनीबडी एल्स? इज इट ट्रांसफरेबल? नो। एडवांस ऑथराइजेशन जिसको मिला है उसने ही यूज करना चाहिए। इट इज नॉट ट्रांसफरेबल एट ऑल। दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक छोटा सा पॉइंट बाकी है अभी, एक लास्ट पॉइंट है, दैट इज बेसिस ऑफ इशुएंस। कौन से बेसिस पे इशू करेंगे एडवांस ऑथराइजेशन? सिंपल पार्ट है, सायोन के बेसिस पे कर सकते हैं, सेल्फ डिक्लेरेशन के बेसिस पे कर सकते हैं, एप्लीकेंट स्पेसिफिक नॉर्म्स अगर होंगे तो उसके बेसिस पे कर सकते हैं, और सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम होता है। सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम विच मीन्स मेरे सायोन में कुछ भी लिखा नहीं है, सायोन में मेरे प्रोडक्ट के बारे में कुछ भी लिखा नहीं है, पर आई वांट टू टेक द बेनिफिट, सो मैं क्या करूंगा? सेल्फ रैटिफिकेशन स्कीम में जाऊंगा। मतलब दिस एनेबल्स द एक्सपोर्टर्स टू अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन व्हेन सायोन इज नॉट गिवन, और देयर आर नो वैलिड ad hoc norms which are in existence। मतलब कुछ भी norms are not in existence, और सायोन has been notified, सायोन में लिखा है, but
एक्सपोर्टर इंटेंड्स टू यूज एडिशनल इनपुट्स इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैंने क्या बोला था, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे 5 यूनिट्स लगते हैं पर मुझे 7 यूनिट्स लेने हैं। इसके वजह से मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल्फ रेटिफिकेशन स्कीम में जाना पड़ेगा। बेसिकली मुझे जाके बताना पड़ेगा कि क्यों मुझे चाहिए 7 प्रोडक्ट्स। अंडरस्टैंडिंग, उसके बेसिस पे दिया जाएगा एडवांस ऑथराइजेशन। ओके, ऑडिट हो सकता है कि यस, नॉर्म्स कमिटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑडिट होना चाहिए या स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। तो स्पेशल ऑडिट कैसे होगा, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी आइडेंटिफाई किया जाएगा कि नॉर्मल ऑडिट जरूरी है या स्पेशल ऑडिट भी, स्पेशल ऑडिट जरूरी है या नॉर्मल ऑडिट भी चल जाएगा। ठीक है, नॉर्म्स कमिटी आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, उसके बाद करेंसी, फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी और इन आईएनआरस, कुछ भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है कि सिर्फ फॉरेन करेंसी ही होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, एकदम मस्त। ये तेरा एडवांस ऑथराइजेशन कंप्लीट हुआ। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कौन सा पॉइंट होगा तो एडवांस ऑथराइजेशन ही है इधर। बाकी भी है इंपॉर्टेंट, बट सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट एडवांस ऑथराइजेशन है। तो ये लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, तो आई थॉट आई विल कवर दिस इन द सिंपल मैनर। आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझा होगा। लेट्स टेक अ क्विक रिकैप ऑफ एडवांस ऑथराइजेशन। इसके लिए सबसे पहले देखा था नॉट रिक्वायर्ड टू पे सर्टेन ड्यूटीज, बराबर। उसके बाद कंडीशन की प्री एग्जिस्टिंग ऑर्डर चाहिए। उसके बाद सायोन में लिखा होना चाहिए। 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद सब कुछ, मतलब मैंने एक्सपोर्ट कितने दिन में करना चाहिए, विद इन 90 डेज। पूरा प्रोसेस कितने दिन में होना चाहिए, 12 मंथ्स के अंदर। रिवैलिडेशन हो सकता है क्या, हो सकता है अनदर 12 मंथ्स का। आफ्टर दैट एक्चुअल यूजर कंडीशन में आई शुड बी द वन हु शुड बी यूजिंग द इंपोर्टेड गुड्स, आई शुड नॉट बी ट्रांसफरिंग इट। बट अगर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ देन इन दैट केस आई कैन डिस्पोज इट ऑफ, एब्सोल्युटली राइट। उसके बाद व्हाट अबाउट स्पेयर्स, स्पेयर्स भी मैं इंपोर्ट कर सकता हूं बट विदाउट ड्यूटी, ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ CIF वैल्यू। ओके, उसके बाद मैंने कुछ इंपोर्ट किया। इंपोर्ट करने के बाद वो जिसको मैं एक्सपोर्ट करने वाला हूं वो उसने मुझे कुछ गुड्स दिए। तो मैंने 2 इंपोर्ट्स किए, एक फ्रॉम यूके, सेकंड फ्रॉम US, जिसको मैं सप्लाई करने वाला हूं प्रोडक्ट बना के। मेरे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के टाइम पे जब भी कंप्यूट करूंगा 15%, आई विल ऐड बोथ द इंपोर्ट्स, आई विल ऐड 15% टू इट। और जब भी मैं वैल्यू एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन देख रहा हूं, वॉट एवर अमाउंट आई हैव रिसीव्ड प्लस the value of materials which are provided by the recipient will also be added, and then I will check whether the export obligation has been fulfilled or no. करेक्ट। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है देखा, एलिजिबल इनपुट्स किस पे मुझे मतलब रेमिशन मिलता है वो हम लोग ने देखा। उसके बाद अगर डीम्ड एक्सपोर्ट होगा तो कौन से ड्यूटीज माफ होंगे वो देखे। ये इतना इंपॉर्टेंट है एडवांस ऑथराइजेशन में, राइट, परफेक्ट एकदम। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन। इसका मतलब क्या, अब अभी तक हम लोग ने क्या किया कि सर अभी मैंने गुड्स इंपोर्ट किए, इंपोर्ट करते वक्त मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर था और मैंने गुड्स इंपोर्ट किए। बट व्हाट इफ आई डोंट हैव द एक्सपोर्ट ऑर्डर, देन व्हाट इज टू बी डन। तो गवर्नमेंट इज सेइंग कि ठीक है, तेरे पास अगर एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है तो वी विल नॉट बी एबल टू गिव यू एडवांस ऑथराइजेशन, वो नहीं दे सकता। तो क्या कर, एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है ना, एक काम कर, अभी के लिए टैक्स भर दे, अभी के लिए ड्यूटी भर दे। तो मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट के टाइम पे ड्यूटी भर दूंगा, बिकॉज मुझे पहले ही एडवांस ऑथराइजेशन नहीं देंगे। मैं ड्यूटी भरूंगा, भरने के बाद मैं गवर्नमेंट के पास क्या लेके जाऊंगा, एक्सपोर्ट ऑर्डर लेके जाऊंगा और बोलूंगा कि प्लीज मुझे जो भी ड्यूटी है उसका रिफंड दे दो। या मैं क्या कर सकता हूं मालूम है, मैं गवर्नमेंट के पास पहले ही जाके बता सकता हूं कि मेरे पास अभी एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, प्लीज ये ड्यूटी क्या है मेरे लिए रेमिट कर दो। अभी देखो क्या है, समटाइम्स वी गेट एक्सपोर्ट ऑर्डर आफ्टर इंपोर्ट, देन एडवांस ऑथराइजेशन विल नॉट बी एप्लीकेबल। सो अनदर ऑप्शन इज ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, पर उसके कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई कर दिए तो मुझे ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन हो सकता है। मतलब इफ आई एम एबल टू कन्विंस की ड्यूटी नहीं भरनी है, इफ कन्विंस हो गया तो ड्यूटी नहीं लगेगा। बट अगर मैंने ऑलरेडी ड्यूटी भरी होगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, रिफंड मिल जाएगा। ओके, प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मालूम है, मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर होता तो बात ही नहीं था। एक्सपोर्ट ऑर्डर नहीं है, इसके वजह से मुझे अभी कन्विंस करना है कि ड्यूटी नहीं भरनी है मुझे। इसके वजह से प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स शुड बी नोटिफाइड इन द सायोन। अगर ये नहीं होगा ना तो गवर्नमेंट बोल रहा है हम लोग ये नहीं करेंगे, हम लोग ये नहीं कर सकते बिकॉज हम लोगों को थोड़ा ऑथेंटिक चाहिए। ठीक, शुड बी नोटिफाइड इन द सायोन। एप्लीकेशन शैल बी मेड विद द रीजनल अथॉरिटी बिफोर एक्सपोर्ट अंडर DFIA। ओके, मुझे क्या करना है, रीजनल अथॉरिटी के पास जाके एप्लीकेशन करना है। सर कौन से इनपुट्स पे बेनिफिट मिलता है, ऑल द इनपुट्स, फ्यूल, ऑयल, कैटलिस्ट कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग। अभी इसमें एक्सपोर्ट है, SEZ है, डीम्ड एक्सपोर्ट है, पर उधर जो स्टोर्स था ना, इधर स्टोर्स नहीं है। मतलब मुझे स्टोर्स
के लिए मुझे क्या नहीं मिलेगा, मुझे बेनिफिट नहीं मिलेगा. ओके. अभी इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर DFIA स्कीम. इंपोर्ट ऑफ टायर अंडर DFIA स्कीम. DFIA क्या है? ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन. ओके. इंपोर्ट ऑफ टायर और अंडर DFIA स्कीम इज नॉट अलाउड. ये स्पेसिफिक उन्होंने बोल दिया कि तूने अगर इंपोर्ट किया तो DFIA में तुझे नहीं मिलेगा. ठीक. सर इसमें DFIA में अगर मैं आया तो कौन सा ड्यूटी एग्जाम्प्ट होगा? 50 ड्यूटी एग्जाम्प्ट नहीं होंगे. दे कैन जस्ट से कि ठीक है, हम लोगों को ऑलरेडी कुछ मालूम नहीं है कि तेरा एक्सपोर्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, बट स्टिल वी विल से दैट ओनली BCD विल बी एग्जाम्प्ट फॉर यू. ओनली BCD विल बी एग्जाम्प्टेड. ठीक. वैल्यू एडिशन इसमें होना चाहिए 100%. यस, मैंने वैल्यू एडिशन करना चाहिए मिनिमम 20%. उधर कितना था एडवांस ऑथराइजेशन में? 15%. इधर कितना है? 20% मिनिमम. ठीक है. स्पेयर्स के लिए एग्जैक्टली सेम 10%. नो ड्यूटी ऑन इंपोर्ट ऑफ स्पेयर्स टू द एक्सटेंट ऑफ 10% ऑफ CIF वैल्यू. ओके सर. ओके, अभी ये अपना DFIA खत्म. दो ही चीज था इसमें. ओके. Is DFIA transferable? Yes, DFIA is transferable to some other importer, but advance authorization is not transferable to any other person. ठीक है. Okay. Now you know there are certain types of goods. One is free goods, मतलब there is no restriction on import. बिंदास लेके आ. There are prohibited goods, मतलब क्या? Import or export is not possible at all. And restricted goods, मतलब import or export is possible with permission. Now with permission किसका हम लोग आगे जाके देखेंगे कि क्या होता है, किसका परमिशन मुझे लेना पड़ता है वो. अंडरस्टैंडिंग? ओके. अभी और एक कॉन्सेप्ट है STE करके. There are specific products which can be imported only by specified entities. मतलब only specified entities can import or export. राइट. तो ये स्पेसिफाई किया हुआ होता है गवर्नमेंट ने कि ये राइट, ये प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का राइट सिर्फ इनके पास है. अगर मुझे वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करना है, गवर्नमेंट इज सेइंग कि तेरे पास राइट ही नहीं है वो प्रोडक्ट इंपोर्ट करने का. इफ the products are going to be imported only by STEs, I cannot import it, but still in certain cases I can import it if I take the permission from that STE. मैं पूछा कि प्लीज मैं ले सकता हूं क्या, ये इंपोर्ट कर सकता हूं क्या? If they say yes, then in that case I will be able to import those products. So वही लिखा है, import possible if we get no objection certificate from STE. Absolutely right. Okay. उसके बाद थोड़े क्वेश्चंस करते तुम लोगों को थोड़ा कंफर्ट आएगा. XYZ Limited has imported inputs without payment of duty under advance authorization. Very good. The CIF value of such inputs is 10 lakhs. ठीक है. The inputs are processed and the final product is exported. मतलब input process करके final product export कर दिया. Exports made by XYZ Limited are subject to general rate of value addition prescribed under advance authorization scheme. No other input is being used by XYZ Limited in the processing. What should be the minimum FOB value of the exports made by XYZ Limited as per the provisions of advance authorization under FTP? मुझे बता कि कितना वैल्यू एडिशन होना चाहिए. वैल्यू एडिशन होना चाहिए 15% का. 15% का वैल्यू एडिशन होना चाहिए दोस्त. अभी देखो क्या लिखा है. ओके, ये वापस आंसर आया क्या? एक मिनट रुको. 1 मिनट. तुम लोगों को एग्जैक्ट आंसर दिखाता हूं. देखो ये पॉइंट नंबर 9 है. आते हैं पॉइंट नंबर 9 पे. देखो अभी एडवांस ऑथराइजेशन necessitates exports with a minimum 15% value addition. ओके, तो क्या होगा 15%? 10 lakhs का 15% ऐड करो, क्या होगा? 10 lakhs पे 15% ऐड करो. 10 lakhs का इंपोर्ट किया, मुझे उतना भी 15% ऐड करके एक्सपोर्ट करना है. 15% comes to 1,50,000. तो therefore minimum FOB value of exports made by XYZ Limited should be 11,50,000 to attain 15% value addition. करेक्ट एकदम, मस्त एकदम, चकाचक. ओके, आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट. A has used some duty paid inputs in its export products. ठीक है. However, for the rest of the inputs, he wants to apply for advance authorization. वापस बोलते हैं, he used some duty paid inputs in the export products. However, for the rest of the inputs, he wants to apply for the advance authorization. कर सकते हैं क्या? देखते हैं. Can he do so
explain with the reference of provisions of foreign trade policy. उसने some duty free inputs use किए हैं. अभी फॉर द रेस्ट ऑफ द इनपुट्स ही वांट्स टू अप्लाई फॉर एडवांस ऑथराइजेशन. कर सकता है, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. देखो, यस, ए कैन डू सो इन केस पार्ट ड्यूटी फ्री एंड पार्ट ड्यूटी पेड इनपुट्स, बोथ एडवांस ऑथराइजेशन एंड ड्यूटी ड्रॉबैक विल बी अवेलेबल. जिस पे उसने ऑलरेडी ड्यूटी पे किया है उसके लिए वो क्या करेगा, ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए अप्लाई करेगा. जो बाकी के इनपुट्स है जिस पे ड्यूटी पे नहीं किया है वो एडवांस ऑथराइजेशन के अंदर लेके आ सकता है. राइट? सो ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी ऑब्टेन्ड फॉर एनी ड्यूटी पेड मटीरियल वेदर इंपोर्टेड और इंडिजीनियस. समझेगा आगे क्या है. यूज्ड इन गुड्स एक्सपोर्टेड एज पर ड्रॉबैक रेट फिक्स्ड बाय DOR, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. DOR is Directorate of Drawback. Advance authorization can be used for importing duty-free material. Details about duty paid material must be mentioned in the application for advance authorization. So basically वही है, मैं दो टाइप्स के इंपोर्ट्स कर रहा हूँ. एक इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी पे कर दिया. दूसरा इंपोर्ट किया, मैंने ड्यूटी पे नहीं किया है. जो दूसरा में बाकी के इनपुट्स है जो ड्यूटी नहीं पे किया है उसके लिए मैं एडवांस ऑथराइजेशन अप्लाई कर सकता हूँ क्या? यस, बिकॉज मैं इधर जिस पे किया है उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक अप्लाई कर सकता हूँ और जो इस पे नहीं किया है उसके लिए एडवांस ऑथराइजेशन यूज कर सकता हूँ. ओके, अभी देखना एक एग्जांपल है. बॉय टॉय. क्या है? बॉय टॉय हैज इंपोर्टेड इनपुट्स हैविंग CIF वैल्यू ऑफ 25 lakhs. CIF वैल्यू कितना था? 25 lakhs इंपोर्ट किया था. ठीक है. विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अंडर एडवांस ऑथराइजेशन. वेरी गुड. इनपुट्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट वैल्यूड एट 5 lakhs टू मीट इवेंचुअलिटीज ऑफ क्वालिटी इश्यूज अराइजिंग ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर. इनपुट्स आर सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट. किसने इनपुट सप्लाई किया फ्री ऑफ कॉस्ट? ने फ्री ऑफ कॉस्ट से किसने सप्लाई किया होगा? मैंने एग्जांपल दिया था, याद है? जो जिसको मैं सप्लाई करने वाला उसने क्या किया? इनपुट्स दिया फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. ऑन मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड टू SEZ यूनिट्स एंड रियलाइजेशन इज इन फॉरेन करेंसी थ्रू रेगुलर करंट अकाउंट. बॉय टॉय वांट्स टू नो वेदर इट इज entitled to advance authorization scheme and what should be the minimum value addition, and are you required to compute FOR value for supplies to incident. अभी देखो इधर, ये एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए. अभी देखो, एक सेकंड समझो, एक मिनट समझो. बॉय टॉय, ये जो है बॉय टॉय ने क्या किया? इंपोर्ट किया. इंपोर्ट कितना किया? 25 lakhs का इंपोर्ट किया. उसके बाद उसने कुछ 5 लाख का फ्री ऑफ कॉस्ट भी परचेस किया था. राइट? तो एक्चुअली मेरा जो 15% का वैल्यू एडिशन होगा वो 15% का वैल्यू एडिशन किस पे होगा? 25 lakhs पे होगा या 30 lakhs पे होगा? द आंसर इज 30 lakhs पे होगा. FOR वैल्यू इज गोइंग टू बी 25 lakhs प्लस 5 lakhs मतलब 30 lakhs. इस पे 15% दैट इज 24.5. सो कैसे लिखेंगे? एडवांस ऑथराइजेशन कैन बी इशूड फॉर सप्लाईज मेड टू SEZ यूनिट्स. Minimum value addition required to be achieved under advance authorization is 15%. The notional value of free of cost inputs supplied by foreign buyer needs to be added in the CIF value. क्या बोला मैंने? जो notional value है, जो free of cost दिया है, right? उसका value जो है, we need to add that to the CIF value of imported goods to compute the FOR value. Perfect. So FOR value is equal to 25 lakhs plus 5 lakhs, 30 lakhs plus 15% comes to 34.5 lakhs. एकदम मस्त. मैं बोल रहा हूं बहुत सिंपल पार्ट है, बहुत सिंपल पार्ट. ओके, उसके बाद हम लोगों को दो स्कीम्स करने और उसके बाद क्या लिखा है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. इसको बोलते हैं EPCG, एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. अभी बहुत सिंपल लगेगा पार्ट, आधा पौना घंटा लगेगा हम लोगों को. 30 मिनट्स पकड़ के चलो हम लोगों को कंप्लीट करने के लिए लगेगा. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम मतलब मैं क्या कर रहा हूं? मैं इनपुट्स परचेस नहीं कर रहा हूं. अभी तक हम लोग ने क्या देखा था? इनपुट्स परचेस किया था. सर व्हाट इफ आई हैव इंपोर्टेड द कैपिटल गुड्स, उससे मैन्युफैक्चर किया और मैंने एक्सपोर्ट किया. सर कैपिटल गुड्स पे कुछ रेमिशन ऑफ ड्यूटी नहीं है क्या? तो उन्होंने बोला देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तुझे कैपिटल गुड्स पे भी क्या करेंगे? ड्यूटी रेमिट कर देंगे, रेमिशन कर देंगे. अभी देखो, एम्स टू फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स. एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम क्या है? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम मतलब मैंने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, ड्यूटी भरा, मैन्युफैक्चर कैपिटल गुड्स यूज करके मैन्युफैक्चर किया और वो प्रोडक्ट मैंने बेचा. मैंने कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके कैपिटल गुड्स नहीं बेच रहा हूं. मैं कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके वो कैपिटल गुड्स यूज करके एक प्रोडक्ट बना रहा हूं और वो प्रोडक्ट आगे जाके बेच रहा हूं. राइट? एकदम मस्त. ओके. एम्स टू फैसिलिटेट द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी गुड्स और सर्विस.
परफेक्ट, ओके। देयर बाय एनहांसिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडिया। अभी देखो क्या है, मैंने क्या किया, यूके से मैंने मशीनरी परचेस किया, देखना मस्त मशीनरी है ये, मैंने परचेस किया, परचेस करने के बाद उसका बीसीडी कितना है 3 lakhs, SWS सोशल वेलफेयर चार्ज पे किया 30,000, IGST है 30,000 70,000, सो टोटल अमाउंट मैंने कितना पे किया है, टोटल अमाउंट इज 3 lakh प्लस 30,000 प्लस 70,000 विच कम्स टू टोटल 4 lakhs के ड्यूटीज मैंने पे किए हैं, बराबर है। और वही मैंने कुछ गुड्स मैंने बनाया और मैंने एक्सपोर्ट किया, और मैं वो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया है, वो इंपोर्ट करके मैं सिर्फ गुड्स एक्सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, इट कैन बी सर्विस ऑल्सो, सो ईपीसीजी स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज एज वेल। वो कैपिटल गुड्स यूज करके मैं कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ईपीसीजी एप्लीकेबल हो जाता है। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि सर इसमें कुछ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है क्या? पहले हम लोग ने देखा था ना वैल्यू एडिशन होना चाहिए और वो सब, अभी पूरा ध्यान देना। वो लोग बोल रहे हैं कि ईपीसीजी स्कीम की वजह से तेरा ड्यूटी बचा कितना, ड्यूटी दे आर सेइंग कि डोंट पे एनी ड्यूटी, सो कैन आई से यू डिड नॉट पे ड्यूटी ऑफ दिस मच, यू डिड नॉट पे ड्यूटी ऑफ 3 lakhs प्लस 30,000 प्लस 70,000, मतलब 4 lakh का ड्यूटी यू हैव नॉट पेड। इफ यू हैव नॉट पेड 4 lakh का ड्यूटी, योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना है मालूम है? टोटल ड्यूटी सेव्ड इन आवर केस इट इज 4 lakhs इंटू 6 times क्या करना है मुझे, एक्सपोर्ट करना है। सो 4 lakhs इंटू 6 कम्स टू व्हाट, 24 lakhs का मिनिमम क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ही मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल हुआ ऐसे माना जाएगा। मैंने गवर्नमेंट को जाके बोला कि गवर्नमेंट ये 6 times जरा ज्यादा नहीं है, ये 6 times जरा ज्यादा नहीं है, बिकॉज इधर टोटल ड्यूटी सेव्ड जो है वो टोटल ड्यूटी सेव्ड इट इज 6 lakhs, सॉरी 4 lakhs, और 4 lakhs इंटू 6 मतलब तुम लोग सोचो 24 lakhs का जब तक मैं एक्सपोर्ट नहीं करता तब तक मुझे ड्यूटी अपना बेनिफिट नहीं मिलेगा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है। तो गवर्नमेंट ने बोला अरे बाबा ये तो विद इन 6 years में करना है, ये क्या करना है, विद इन 6 years में मुझे क्या करना है, अचीव करना है ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। तो 24 lakhs का जो वैल्यू है ना, ये मुझे 6 years में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है, दैट्स इट। Are you understanding? Perfect है सर। इसका वैलिडिटी कितना होगा? The validity of this is going to be 24 months from the date of issue of authorization. Validity of the scheme, ये स्कीम में लिखा है कि तू 6 years के अंदर अंदर क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, राइट। 6 years के अंदर अंदर तुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये जो वैलिडेशन मुझे मिला है ना ईपीसीजी का, दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर 24 months, राइट। परफेक्ट एकदम, ओके। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन। से फॉर एग्जांपल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 50 lakhs, एग्जांपल लेते हैं, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज 50 lakhs। अभी देयर आर 2 concepts, ध्यान देना, पूरा ध्यान देना। एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करके कुछ होता है एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करके कुछ होता है। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन? ये पहले तुम लोगों को मैं थियरी करके नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तुम लोगों को सीधा सीधा पढ़ाऊंगा अपने एग्जाम्पल से, पूरा ध्यान देना। अभी year 1, year 2, year 3 आई डिड नॉट ऑप्ट फॉर ईपीसीजी फॉर एग्जाम्पल। अभी हुआ क्या कि मैंने एक्सपोर्ट तो किया, सी ईपीसीजी के लिए मैंने 3rd year में इंप्लीमेंट किया ईपीसीजी स्कीम। सो ईपीसीजी स्कीम अगर मैंने 3rd year में इंप्लीमेंट किया तो डज इट मीन कि पहले के सालों में मैंने एक्सपोर्ट ही नहीं किया है? नहीं, एक्सपोर्ट तो किया होगा, एक्सपोर्ट तो किया ही होगा, ठीक है, मैंने एक्सपोर्ट किया है 3 साल में, और 3rd year में मैंने ऑप्ट किया ईपीसीजी स्कीम, ठीक है। तो मुझे अगर मैंने 3rd year में ऑप्ट किया है ईपीसीजी स्कीम, कहने से आगे के 6 साल में मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या करना है, फुलफिल करना है, बराबर है। अभी देखो, जो साल में ईपीसीजी स्कीम ऑप्ट किया था उसके 3 साल पहले, मतलब 3 साल पहले, year 1, year 2, year 3, ये तीनों सालों में कितना एक्सपोर्ट किया था उसका वैल्यू निकालो। अच्छा, 2 lakhs, 3 lakhs, 1 lakh। देन दे सेड कि इसका एवरेज निकालो, एवरेज कि टोटल तूने एवरेज कितना किया, एवरेज एक्सपोर्ट कितना किया। सो एवरेज एक्सपोर्ट मैंने किया 2 lakh प्लस 3 lakh 5 lakh, 5 lakh प्लस 1 lakh 6 lakhs, 6 lakh अपॉन 3 विच कम्स टू 2 lakhs। मतलब मैं एवरेज एक्सपोर्ट तो वैसे ही कर रहा हूं, वैसे ही मैं विदाउट यूजिंग दिस कैपिटल गुड्स आई एम एनीवेज एक्सपोर्टिंग व्हाट, आई एम एक्सपोर्टिंग टू द एक्सटेंट ऑफ 2 lakh rupees। अभी क्या हुआ, ये जो 1, 2, 3, 4 ईयर में मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है ना, वो year 1 में मैंने 5 lakhs का एक्सपोर्ट किया। क्या किया? 5 lakhs का टोटल एक्सपोर्ट किया year number 1 में,
और ये जो 6 years है ना, दे हैव नॉट मेंशन कि एवरी ईयर तुझे इतना इतना करना है, ऐसा कुछ लिखा नहीं है. उन्होंने बोला 6 साल में तुझे ये एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल करना है. इट इज अपॉन यू कि तुझे फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट करना है, फर्स्ट सेकंड ईयर में करना है, या पूरे 6 साल में डिस्ट्रीब्यूट करना है, या 3 साल में करना है, कि कौन से भी लाइफ में कुछ भी इस वैल्यू से करो, हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है. 5 साल में कुछ मत करो, 6th ईयर में पूरा करो तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. अंडरस्टैंडिंग. तो ईयर नंबर 1 2 3 4 में हुआ क्या? ईयर नंबर 1 में आई हैव एक्सपोर्टेड 5 lakhs, बट गवर्नमेंट बोल रहा है अरे मुन्ना बात समझ, तो ये कैपिटल गुड्स आने के पहले ही, कैपिटल गुड्स आने के पहले ही यू आर एक्सपोर्टिंग 2 lakhs. एवरेज अगर लिया तो एवरेज तू 2 लाख रुपए ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा था. अगर तू 2 लाख ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा था तो ये तूने कुछ ऐसे कुछ तीर नहीं मारा है. तो इसके वजह से ये जो 5 लाख है, 5 लाख में से 2 लाख जो है ना, ये 2 lakhs तेरा एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है. अभी तूने इसके लिए कितना एक्सपोर्ट किया है ये यूजिंग द कैपिटल गुड्स, दे सेड ये हम लोग देखेंगे स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में, विच मींस 5 lakhs में से 2 lakhs तो वैसे ही कर रहा था, एक्स्ट्रा कितना किया? एक्स्ट्रा किया 3 lakhs. दिस इज योर स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. व्हाट इज 2 lakhs? 2 lakhs इज योर एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, राइट. सो ये जो 3 lakhs है ना, ये 3 lakhs तेरा 50 lakhs का जो हम लोग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन आइडेंटिफाई कर रहे हैं ना, इसके लिए सिर्फ 3 lakhs यूज होगा, नॉट 2 lakhs. अंडरस्टैंडिंग? पक्का एकदम. सेकेंड ईयर में मैंने 6 lakhs किया एक्सपोर्ट सॉरी, तो उसमें से 2 लाख तो क्या था एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. कितना मैंने एक्स्ट्रा किया? एक्स्ट्रा इज 4 lakhs. ओके. उसके बाद 15 lakhs थर्ड ईयर में किया, विच मीन्स 2 लाख तो क्या है एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है, और स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम्स टू 13 lakhs. ये ऐसे मुझे क्या करना है ना, ये 50 lakhs का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्यूट करना है. ऐसा नहीं कि सीधा उठ के 1 2 3 4 ऐड कर दिया, देख लिया 50 lakhs क्रॉस कर रहे हैं कि नहीं. ये हम लोगों को 2 बाइफर्केशंस करने पड़ेंगे, एवरेज एंड स्पेसिफिक. एब्सोल्युटली राइट. तो देखो कि 3 lakhs हो गया, 7 lakhs हो गया, मतलब 3 + 4 7 हो गया, एंड इधर 13 हो गया, मतलब मैंने 20 lakhs का ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया ऑलरेडी. ओके. अभी देखो ये तो ऑलरेडी हम लोगों का डिस्कस हो गया, एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन क्या होता है. नाउ आई एम श्योर दैट, आई एम होपिंग दैट यू हैव अंडरस्टूड वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड. नेक्स्ट पॉइंट इज रिलैक्सेशन. नाउ गवर्नमेंट ने इतना स्ट्रिक्ट रूल तो बनाया, बट गवर्नमेंट अच्छा है, तुम लोगों को लगता है बुरा है, पर गवर्नमेंट अच्छा है, उन्होंने थोड़ा क्या किया है, रिलैक्सेशन भी दिया है. एंड व्हाट इज द रिलैक्सेशन? द रिलैक्सेशन इज, अगर तूने फर्स्ट 3 years में ही, कितना साल है तेरे पास? 6 साल. 6 साल में फर्स्ट 3 years में ही, इफ आउट ऑफ टोटल एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस you have fulfilled equal to or more than 75% of export obligation, equal to or more than 75% of export obligation अगर तूने फर्स्ट 3 years में ही कंप्लीट किया आउट ऑफ 6 years, उन्होंने बोला क्या बात है, मजा आ गया, तुझे आगे का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन 25% करने का जरूरत नहीं है. समझ 3 years जब भी कंप्लीट हुआ तभी मैंने 50 lakhs में से 75% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कर दिया था. अभी भी मुझे 25 करना है कि नहीं? अभी नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? बिकॉज मैंने फर्स्ट 3 years में इक्वल टू और मोर देन 75% कर दिया. ये एक हो सकता है. और 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में फर्स्ट 3 year में एवरी ईयर सेटिस्फाई कर रहा हूं. मेरे लिए 2 lakhs था एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन, मैं एवरी ईयर 2 lakhs का एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल कर रहा हूं. देन इन दैट केस तो भी गवर्नमेंट इज सेइंग कि चलेगा, बाकी का जितना तेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बचेगा ना, वो तुझे फुलफिल करने का जरूरत नहीं है, एज फॉर अ कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड फॉर ईपीसीजी स्कीम. आई नो इट इज वेरी, मतलब बहुत थियोरेटिकल पार्ट है, बट जितना मैं तुम लोगों को एग्जाम्पल से समझा रहा हूं ना, उतने एग्जाम्पल से समझो. बिकॉज अगर इसमें से सीधा क्वेश्चन उठ के आया, क्वेश्चन बना के तुम लोगों को यही आंसर लिखना है, यही आंसर लिखना है, मतलब यही आंसर्स के बेसिस पे तुम लोगों को सिर्फ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. परफेक्ट. ओके. उसके बाद एनी आउटस्टैंडिंग, अगर तूने ये सेटिस्फाई कर दिया इक्वल टू और मोर देन 75% ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन और 100% ऑफ एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तूने सेटिस्फाई कर दिया और है बीच में, देन एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी, सॉरी एक सेकेंड, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर, मतलब जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन होगा जो मैंने नहीं किया है फुलफिल, you are not required to fulfill that outstanding export obligation. एकदम मस्त का ये था तेरा एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम.
अभी तक हम लोग ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोग ने देखा कि एक ड्यूटी ड्रॉबैक पहले से ही मिलता था. उसके बाद हम लोग ने देखा एडवांस ऑथराइजेशन वेयर यू ऑलरेडी हैव द एक्सपोर्ट ऑर्डर. आफ्टर दैट वी सॉ ड्यूटी फ्री. अभी इसके बाद हम लोग ने कौन सा देखा था? हाँ, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन, ये देखा था. आफ्टर दैट वी सॉ ईपीसीजी स्कीम, दैट इज एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम. उसके बाद हम लोग एक देखने वाले हैं, ओके, और एक उसमें एक छोटा सा पार्ट है, इंडिजीनियस सोर्सिंग. इसका मतलब क्या? अभी इंडिजीनियस सोर्सिंग क्या होता है ना, तुम लोगों को एक एग्जांपल से समझाता हूं. देखो, इफ आई इंपोर्ट सर्टन गुड्स, अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचो कि गवर्नमेंट को कितना तुम लोगों के बारे में और कंट्री के बारे में सोचना पड़ता है. इफ गवर्नमेंट इज अलाउिंग यू टू इंपोर्ट, तो गवर्नमेंट तुझे रेमिशन दे रहा है ड्यूटी का. मतलब तूने जो ड्यूटीज भरे वो ड्यूटीज तुझे भरने का जरूरत नहीं है बेसिकली, अगर तूने कुछ कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया. इसके वजह से जो इंपोर्ट कर रहा है उसका फायदा हुआ. इसकी वजह से हो क्या रहा है मालूम है? मैं सोच रहा हूं, अरे अगर मैं इंडिया से परचेस करूं तो मुझे आईजीएसटी लगेगा. मैं अगर आउटसाइड इंडिया कुछ गुड्स इंपोर्ट करूं, मुझे जो ड्यूटी भर रहा हूं उसका मुझे क्या मिल रहा है? रेमिशन मिल रहा है. तो मैं क्यों इंडिया से परचेस करूं? इसके वजह से इंपोर्टर इज एट द बेनिफिट बट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स आर एट लॉस. बिकॉज लोग सोच रहे बेटर क्वालिटी का हम लोग इंपोर्ट करेंगे, हम लोग इंडिया के लोगों से परचेस नहीं करेंगे. इसके वजह से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कैन बी डिस्ट्रॉयड. और इसके वजह से उन्होंने क्या बोला मालूम है? एक काम करो, तेरे पास और एक ऑप्शन है. अभी थोड़ा तो गवर्नमेंट को तुझे गाजर देना था, गवर्नमेंट को तुझे थोड़ा तो गाजर देना था. अभी देखो, यू आर हियर, इफ यू इंपोर्ट द सेम मशीनरी फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, तो यू आर गोइंग टू पे ड्यूटी. टोटल ड्यूटीज बात करता हूं मैं, 3 लाख. ठीक है. पर मैंने क्या किया, एक गवर्नमेंट ने ऑप्शन दिया. गवर्नमेंट ने बोला कि अच्छा एक काम करो, इफ यू परचेस द सेम मशीनरी, इफ यू परचेस द सेम मशीनरी, से फॉर एग्जांपल फ्रॉम इंडिया से महाराष्ट्र से तूने क्या लिया, तूने वो मशीनरी परचेस किया. देन इन दैट केस, एक मिनट, मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना भरना पड़ता था पहले? जितना मुझे मेरा ड्यूटी सेव हुआ है उसका 6 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ता था? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन भरना पड़ता था. बराबर है. अभी उन्होंने क्या बोला मालूम है? इफ यू परचेस द सेम प्रोडक्ट फ्रॉम महाराष्ट्र, इसमें मैं आईजीएसटी पे करूंगा या सीजीएसटी, एसजी, वॉट एवर इट इज, मैं पे करूंगा. से फॉर एग्जाम्पल इट इज 50,000. नाउ गवर्नमेंट इज सेइंग दैट इफ यू परचेस फ्रॉम इंडिया, तो नोशनल ड्यूटी जो तू सेव करता ना, तू जो नोशनल ड्यूटी सेव करता, इफ यू इंपोर्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यू वुड हैव सेव्ड 3 lakhs ऑफ ड्यूटी. सो 3 lakhs ऑफ ड्यूटी का 6 टाइम्स तुझे क्या करना पड़ता? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ता. अभी तू अगर यही चीज महाराष्ट्र से इंपोर्ट किया, तो तेरे लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन हम लोग रखेंगे. एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन विल बी 4.5 टाइम्स ऑफ नोशनल ड्यूटी सेव्ड. एक्चुअल ड्यूटी नहीं, बिकॉज तू इंपोर्ट थोड़ी किया. नोशनल ड्यूटी अगर तू इंपोर्ट करता तो कितना सेव करता? 3 lakhs. दिस विल बी योर एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम हुआ कि नहीं? यस, मेरा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कम हुआ. इसके वजह से नाउ पीपल विल प्रेफर परचेसिंग फ्रॉम इंडिया, taking all the benefits of this scheme. So इंडिया से परचेस किया तो सब बेनिफिट्स मुझे मिल रहा है, इंपोर्ट किया तो भी मुझे सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं. सिर्फ एक्चुअल इंपोर्ट किया तो 6 टाइम्स ऑफ जितना ड्यूटी सेव किया उतना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. और अगर मैंने इंडिया से परचेस किया तो 4.5 टाइम्स ऑफ योर नोशनल ड्यूटी विच यू मस्ट हैव सेव्ड, उसका क्या करना पड़ेगा? एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा. इसको बोलते हैं इंडिजीनियस सोर्सिंग. क्या बोलते हैं? इंडिजीनियस सोर्सिंग. ऑथराइजेशन होल्डर्स कैन परचेस फ्रॉम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स which will benefit them with deemed export benefits. में सब उनको benefits मिल जाएंगे. Export obligation कितना होगा? 4.5 times of notional duty which we would have paid if it was imported. एकदम मस्त है. ऊपर का एग्जांपल से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा. एक्सपोर्ट्स मेड फ्रॉम डीटीए वुड बी कंसिडर्ड फॉर कंप्यूटिंग और फुलफिलिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. डीटीए मतलब डोमेस्टिक टैरिफ एरिया. एक एरिया होता है, एक पूरा समझ इंडिया है. इंडिया में एसईजेड सेक्टर रहता है. एसईजेड छोड़ के जो एरिया होता है ना, वो सबको क्या बोलते हैं? डीटीए. ओके. ईपीसीजी स्कीम विल बी एप्लीकेबल टू सर्विस प्रोवाइडर्स एज वेल. हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. उसके बाद हम लोगों का लास्ट एक स्कीम बाकी रहता है, दैट इज रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स. अभी तक हम लोग ने 3 स्कीम्स किए. उसके बाद
ये स्कीम बाकी है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। हुआ क्या, सबसे पहले में क्या हुआ था, ड्यूटी ड्रॉबैक था। उसके बाद क्या है, मैं इंपोर्ट करने के पहले ही मैं पेपर देता हूं गवर्नमेंट को, बोलता हूं कि ये देखो एक्सपोर्ट करने वाला हूं, इसकी वजह से जो इंपोर्ट करूंगा ना इस पे ड्यूटी पे नहीं करना है। इसकी वजह से दे गिव मी एडवांस ऑथराइजेशन, क्योंकि मेरे पास प्रूफ था कि आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट। सेकंड क्या है कि मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी नहीं है, पर मैं सिर्फ गवर्नमेंट को जाके बोलता हूं कि प्लीज ये रीजंस की वजह से आई वांट टू एक्सपोर्ट इट, पर मेरे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर अवेलेबल नहीं है, तो मुझे तो भी ड्यूटी का रेमिशन मिल सकता है। बट तीसरा क्या है ना कि ये केस में क्या हो रहा है कि मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट किया, अभी मुझे याद है अरे बाबा मैंने तो कुछ बेनिफिट्स लिया ही नहीं, ड्यूटी रेमिशन होने वाला है, ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ और मैंने कुछ बेनिफिट्स लिया ही नहीं है, मैं टैक्सेस पे करके बैठा हूं, ड्यूटीज पे करके बैठा हूं, राइट। देन इन दैट केस उनके लिए तुम लोग कैसे करते हो, सब कुछ तुम लोगों को एंड में रियलाइज होता है कि अरे ये पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना बाकी है, ये पढ़ना बाकी है, वो पढ़ना बाकी है। ये इधर भी ऐसे ही है, तुम लोग जब भी आगे जाके करोगे तो ऐसे तुम लोग का वही होगा। इसकी वजह से तुम लोगों के लिए स्कीम बना के रखा है, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स। देखो, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम एम्स टू रिफंड, अभी रिफंड का बात है ना, रेमिशन का नहीं है, रिफंड, बिकॉज रेमिट करने के लिए तू, रेमिशन कभी होता है जब भी एप्लीकेबल है और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे। इधर क्या, you have already paid, that's why it is all about refund of that duty. So remission of duties and taxes on exported product scheme aims to refund such duties and taxes on exported products as or otherwise not being refunded under the provisions of law. Okay. The rebate under the scheme shall not be available. अगर तूने ऑलरेडी कौन से स्कीम में ड्यूटी ड्रॉबैक और कुछ ले लिया है तो तुझे घंटा कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज तूने ऑलरेडी लिया ना उसके अंदर। So rebate under the scheme shall not be available in respect of duties and taxes already exempted or remitted or credited. लॉजिकल बात। ओके, मैंने इंपोर्ट किया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किए, एक्सपोर्ट किया, आई डिड नॉट टेक अ बेनिफिट ऑफ एनी स्कीम एंड नाउ वांट्स रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस, बेसिकली रिफंड। देन ध्यान देना, अभी रेमिशन कौन से वे में होगा, रेमिशन कौन से वे में होगा, ध्यान देना। जो भी मैंने ड्यूटी पे किया है ऑलरेडी गवर्नमेंट के खाते में है, यस, जो भी मैंने ड्यूटी पे किया है, आई कैन ईदर गेट ड्यूटी क्रेडिट और यू कैन से ई स्क्रिप्ट, क्या बोलते हैं, ड्यूटी क्रेडिट और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रिप्ट, और यू कैन से ई स्क्रिप्ट। ये क्या होता है, देखो, ड्यूटी क्रेडिट जो होता है ना, मेरे पास ड्यूटी क्रेडिट है, मतलब आई हैव पेड एक्स्ट्रा ड्यूटी। व्हाट कैन आई डू विद दैट ड्यूटी क्रेडिट? वन, आई हैव माई फ्रेंड जिसको इंपोर्ट ड्यूटी भरना पड़ेगा, मुझे वो फ्रेंड बहुत पसंद है, एज अ फ्रेंड वो बहुत पसंद है, इसकी वजह से मेरे पास जो एक्स्ट्रा ड्यूटी था ना, वो ड्यूटी मैंने मेरे दोस्त को दे दिया, विच मीन्स व्हेन माय फ्रेंड, और फ्रेंड मतलब इन दिस केस इंपोर्टर, एनी अदर इंपोर्टर, आई कैन ट्रांसफर दिस ड्यूटी टू एनी अदर इंपोर्टर, और उसको बोल सकता हूं कि जब भी तू इंपोर्ट करेगा तभी ड्यूटी इतना कम पे कर, बिकॉज तेरे पास ऑलरेडी इतना ड्यूटी है, बेसिकली क्रेडिट बैलेंस है, राइट, परफेक्ट एकदम, ओके। तो बेसिकली दिस इज ट्रांसफरेबल, कैन बी ट्रांसफर टू एनी इंपोर्टर। और दूसरा, मैं खुद यूज कर सकता हूं, मतलब आगे जो इंपोर्ट्स करूंगा, जब इंपोर्ट ड्यूटी भरनी होगी तो तभी ये मैं ड्यूटी क्रेडिट क्या कर सकता हूं, यूटिलाइज कर सकता हूं। अभी इसमें जो मुझे ये मिलेगा ना, ये स्कीम में जो मुझे बेनिफिट मिलेगा ना, दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली टू बीसीडीज एंड नॉट टू एनीथिंग एल्स। ओनली बीसीडीज के लिए मुझे क्या मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, ओके। उसके बाद आगे, मेंटेन्ड इन ई कैश इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, मतलब क्या, मेंटेन्ड इन ई लेजर ऑफ सीबीआईसी। एक सेकंड, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट छोड़ दे, मैं क्या बोल रहा हूं, इट इज मेंटेन्ड इन इलेक्ट्रॉनिक लेजर ऑफ सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, ठीक है। नाउ इसको बेसिकली बोलते हैं कस्टम्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, ठीक है, ओके। सर कितना रेट होगा, दिस रेट इज नॉट नोटिफाइड येट, and in your exam this rate will be given in the exam, so notified rate on FOB value will be given in the question कि कितना तुझे वापस मिलेगा, वो छोड़ना तेल लेने का, अभी जितने याद रखने उतने याद रख, ओके। उसके बाद ये तेरा पार्ट नंबर, यूनिट नंबर 2 पूरा का पूरा डन एंड डस्टेड हो गया है, पर नहीं, पर उसके पहले एक्चुअली मैं और एक चीज तुम लोगों के साथ डिस्कस करता हूं, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। ये स्कीम के लिए ये इनएलिजिबल सप्लाईज फॉर रिबेट है, ये होने के पहले, रुको, यूनिट 2 बाकी है, रुको। यूनिट 2 में हम लोगों को एक चीज ध्यान देना है कि इनएलिजिबल सप्लाईज कौन से है रिबेट मिलने के लिए, मतलब अगर तूने ये इंपोर्ट किया, उस पर ड्यूटी पे किया, वो ड्यूटीज पे करने के बाद तुझे उसका रिफंड चाहिए, नहीं मिलेगा ये सप्लाईज के लिए। नंबर 1, अभी ये तुम लोगों को एक बार पढ़ के रखना है, कौन से है, देखो, एक्सपोर्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स इन सेम और सब्सटेंशियली द सेम फॉर्म, एक्सपोर्ट थ्रू ट्रांसशिपमेंट, मतलब क्या कर रहा हूं मैं, इंपोर्ट करके एक्सपोर्ट कर रहा हूं, नहीं,
इसके लिए तुझे ड्यूटी का रेमिशन नहीं मिलेगा। इधर क्या पॉइंट है, तू इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग किया, यू मेड अ डिफरेंट प्रोडक्ट ऑल टुगेदर एंड देन यू आर एक्सपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट, इस पे मिलता है, इधर नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट्स थ्रू ट्रांसशिपमेंट मीनिंग देयर बाय एक्सपोर्ट्स दैट आर ओरिजिनेटिंग इन थर्ड कंट्री बट ट्रांसशिप्ड थ्रू इंडिया। हम लोग ने ट्रांसशिपमेंट का मीनिंग देखा था कस्टम्स में। सी ये चैप्टर समझने के लिए तुम लोग को कस्टम्स का बेसिक मालूम होना चाहिए कि ट्रांसशिपमेंट क्या होता है। ट्रांसशिपमेंट में पहले इंडिया में आता है, उसके बाद वो वेसल्स बाहर जाने वाला है, इंडिया में कुछ नहीं होने वाला उसका, राइट, वो दूसरे कंट्री जाने वाला है, तो उसके लिए तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स विच आर सब्जेक्ट टू मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस और एक्सपोर्ट ड्यूटी, डीम्ड एक्सपोर्ट विच प्रोडक्ट्स विच आर रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड, ये तुम लोग एक बार क्या करोगे, रीड मार के रखोगे कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है जिसपे तुझे प्रोडक्ट रिबेट नहीं मिलता है। अंडरस्टैंडिंग परफेक्ट एकदम ओके। तो ये एक बार रीड वंस करके रखना। ओके सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट? मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया था कि डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। एक मिनट रुकना, हाँ ओके। अपना ये लास्ट पॉइंट है यूनिट नंबर 2 का, उसके बाद यूनिट नंबर 1 के लिए मुझे 15 से 20 मिनट लगेगा कंप्लीट करने के लिए। पूरा ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं। डीम्ड एक्सपोर्ट, डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब मैंने तुम लोगों को बोला कि ईओयू एसटीपी, अगर मैंने उनको कुछ भी प्रोडक्ट्स बेचे तो एक्चुअली वो एक्सपोर्ट हो रहा है क्या? नहीं, दे आर नॉट गेटिंग एक्सपोर्टेड बिकॉज दे आर इन इंडिया। ईओयू एसटीपीज आर इन इंडिया, बट तो एसईजेड का कैसे होता है? एसईजेड का नॉर्मल अगर डायरेक्ट टैक्स का भी बात किया तो छोड़ो डायरेक्ट टैक्स छोड़ो, इनडायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं। अगर मैंने उधर कुछ भी ट्रांसफर किया तो वो एक्सपोर्ट माना जाता है। माना जाता है तो हिंदी वर्ड है, इंग्लिश क्या है? डीम्ड एक्सपोर्ट, राइट? सो डीम्ड एक्सपोर्ट्स रिफर टू दोज ट्रांजैक्शंस इन विच गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया आर सप्लाइड टू स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट्स। उन्होंने गवर्नमेंट में स्पेसिफाई करके रखा है कि ये प्रोजेक्ट्स में तूने, ये लोगों को अगर तूने ट्रांसफर किया, हम लोग मान लेंगे कि तूने एक्सपोर्ट कर दिया। इससे क्या होगा सर? मतलब जो एक्सपोर्ट्स के बेनिफिट्स मुझे मिल रहे थे, वो एक्सपोर्ट के सब बेनिफिट्स मुझे डीम्ड एक्सपोर्ट के केस में भी मिलेंगे। ओके, specified projects or to specific categories of consumers. In deemed exports, the goods supplied do not leave the country and payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange by recipient of goods. Must ka? Okay. The objective of the deemed export is to ensure that the domestic suppliers are not in disadvantageous position vis-a-vis foreign supplier in terms of fiscal concessions. The underlying theory is that the foreign exchange saved must be treated at par with the foreign exchange earned by placing Indian manufacturers at par. मतलब बेसिकली क्या है ना कि इंडिया, ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतना इंपोर्ट्स पे उन्होंने रेमिशन देना चालू किया कि हम लोग साला इंडिया से परचेज ही करना बंद किया। बिकॉज समहाउ वी नो कि अगर मैं बेस्ट कंट्री से इंपोर्ट किया विच हैव द बेस्ट टेक्नोलॉजी और बेस्ट मशीनरीज, उनसे अगर मैंने इंपोर्ट करना चालू किया और गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा रेमिट करना चालू किया, तो व्हाई विल एनीबडी परचेज फ्रॉम इंडिया? इंडिया में आके मुझे आईजीएसटी भरना पड़ेगा, उधर तो सब कुछ ही क्या हो रहा है, मेरा एग्जाम्प्ट हो रहा है। बराबर कि नहीं दोस्त? ओके। डीम्ड एक्सपोर्ट्स ब्रॉडली कवर द फॉलोइंग। स्पेशली 2015 में लास्ट क्वेश्चन आया था, उसके बाद आया नहीं है, पर हम लोगों को क्या मालूम, अभी आया तो इसकी वजह से पढ़ा रहा हूं। Supplies to domestic entities who can import their requirements duty free or at reduced rate of duty. Supplies to projects or proposals that involve international competitive bidding and supplies to infrastructure projects of national importance. तुम लोगों को डीम्ड एक्सपोर्ट का रट्टा नहीं मारा ना, तो भी तुम लोगों को मीनिंग मालूम होना चाहिए कि डीम्ड एक्सपोर्ट एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? डीम्ड एक्सपोर्ट मतलब ईओयू एसटीपी की जो ट्रांसफर किया, दैट इज डीम्ड एक्सपोर्ट। ठीक, ये अपना यूनिट 2 पूरा कंप्लीट होता है। ये हम लोग ने जो टाइम पास किया कितना हुआ है? 1 घंटा 10 मिनट हुआ है। 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग ने जो भी टाइम पास किया ना, दैट कैन कम फॉर 3 to 5 मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। पूरा चैप्टर छोड़ने से बेटर एटलीस्ट इतना करके जाओ, ये मेरा मेन पॉइंट है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? यूनिट 1 देखेंगे। यूनिट 1 सर कितना मार्क्स के लिए आएगा, क्या मालूम आएगा कि नहीं? 0 to 1 मार्क्स। अगर तुम लोगों ने देखा 0 to 1 मार्क्स, देन यू विल से कि सर क्या है सर 0 to 1 मार्क्स कौन करेगा सर? इमेजिन करो कि तुम लोग 39 पे हो, पेपर चेक कर रहा है, 39 पे हो और 1 मार्क बाकी है पास होने के लिए। अगर हम लोग बोले कि नहीं 1 मार्क के लिए इतना नहीं हम लोग करेंगे, देन इन दैट केस वो 39 ही रहेगा और 6 महीने देखने पड़ेंगे। इससे अच्छा मैं जितना इधर करवा रहा हूं ना, यू स्टिल हैव टाइम। 10-15 मिनट लगेगा, 10-15 मिनट स्पेंड करके अगर 39 का 40 भी हुआ ना दोस्त,
तो तेरा अच्छा। और 39 क्यों सोच रहा है, 59 सोचता है, 59 का 60 हो जाता है, एग्जाम्शन मिल जाएगा, ऐसा करेक्ट है। तो एक एक मार्क भी इंपॉर्टेंट है। आई नो कि ये एक मार्क के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा, बट स्टिल मैं जितने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वही पढ़ा रहा हूं, मैं सब कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। तुम लोगों को ये जब 1.5 घंटे का लेक्चर देने वाला हूं मैं, 1.5 घंटे के लेक्चर में पूरा एफटीपी नहीं है, ये 1.5 घंटे के लेक्चर में सिर्फ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ एफटीपी है, अंडरस्टैंडिंग। तो पूरा एफटीपी के लिए तो 4-5 घंटा लगेगा मुझे कंप्लीट करने के लिए, करेक्ट है। चलो देखते हैं स्ट्रक्चर, टोटल स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है, ओके। डीजीएफटी मतलब डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये क्या करता है डीजीएफटी? मैं तुम लोगों को बोला था फॉर्मूला अपना परमिशन लेना पड़ता है थोड़े थोड़े गुड्स के लिए, थोड़े थोड़े गुड्स के लिए जो परमिशन लेना पड़ता है ना, वो परमिशन कौन किससे लेना पड़ता है? डीजीएफटी से लेना पड़ता है, राइट। सो वो क्या करता है? फॉर्मुलेट करता है, कंट्रोल करता है द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, ओके। एंड इट इज गवर्नड बाय, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सिर्फ एक ही डीजीएफटी करेगा क्या? नहीं, इट इज गवर्नड बाय सीबीआईसी, इट इज गवर्नड बाय आरबीआई, इट इज गवर्नड बाय स्टेट जीएसटी डिपार्टमेंट। इसमें से क्या मालूम, इसमें से एक दो एमसीक्यूज आ गए तो तुम लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। नाउ डीजीएफटी इशूज इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड, मतलब डीजीएफटी लोगों को क्या देता है मालूम है? आईईसी मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड देगा, ठीक है। डीजीएफटी सबको देता है, ठीक। अभी देखो, अभी तुम लोगों को थोड़ा मजा आएगा। सेलिएंट फीचर्स ऑफ एफटीपी, ठीक है। ये सब कुछ एक बार तुम लोगों को रीड करना है, पर मैं तुम लोगों के लिए बताऊंगा कि क्या है इसमें। इसमें कुछ नहीं है दोस्त, एफटीपी का सेलिएंट फीचर्स में कुछ नहीं है। तुम लोगों को 3-4 पॉइंट याद रखना है। देखो, फॉलोइंग आर द की एट्रीब्यूट्स ऑफ एफटीपी। एफटीपी क्या है? एफटीपी की वजह से क्यों, क्या हुआ ऐसा, क्या चेंज हुआ ऐसा, और क्या फायदा हुआ? देखो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज जनरली फ्री, जनरली इट इज फ्री ऑफ, मतलब फ्रीली एक्सपोर्ट एंड फ्री मतलब फ्री ऑफ ड्यूटी नहीं, फ्रीली तू ट्रांसफर कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है, बट स्पेसिफिकली रेगुलेटेड बाय प्रोविजंस ऑफ द पॉलिसी। मतलब उन्होंने बोला जनरली जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट तू कर रहा ना, इट इज फ्री, तू फ्रीली कर सकता है, बट देयर कैन बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस व्हिच कैन बी पुट बाय द रेगुलेटर्स, ठीक है। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज, हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, फ्री, रिस्ट्रिक्टेड एंड प्रोहिबिटेड। सम गुड्स आर फ्री but can be imported or exported only through state trading enterprises। ये भी हम लोग ने देखा है कि ऐसे थोड़े प्रोडक्ट्स होते हैं वो सिर्फ STEs ही इंपोर्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी इंपोर्ट नहीं कर सकता, ओके। There are restrictions on exports and imports for various strategic health, defense, environment and other reasons. If the goods are restricted for import export but are not prohibited, the government can give a permission license for specific reasons। मतलब इनके लिए specifically क्या हो सकता है? restrictions government डाल सकता है, okay। Exports are promoted through various promotional schemes, मतलब हम लोग ने अभी देखा promotional schemes बहुत सारे हैं। Goods and services to be exported but not the taxes, goods and services to be exported not the taxes, hence any indirect taxes on exports are either exempted or refunded on both outputs and inputs through application of various schemes। क्या होता है? जो भी तूने टैक्सेस पे किए वो क्या होता है? तुझे एग्जेम्प्ट होते हैं या रिफंड होते हैं, ओके। उसके बाद कैपिटल गुड्स कैन बी इंपोर्टेड एट निल ड्यूटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट्स अंडर द स्कीम ऑफ ईपीसीजी, ठीक है। हम लोग ने ये भी देखा ईपीसीजी स्कीम में जीरो होता है। अभी देखो ये अपना, मैं वही बोल रहा हूँ कि जो पार्ट नंबर 1 है ना, पार्ट नंबर 1 ऐसा बॉडी में डालो ना कि पार्ट नंबर 1 से सीधा सीधा उठ के क्वेश्चन तुम लोगों को दिख सकता है, राइट। अभी जो पार्ट नंबर 2 हम लोग देख रहे हैं, पार्ट नंबर 2 में हम लोग सेलिएंट फीचर्स ऑफ एफटीपी देख रहे हैं। अभी देखो कंटेंट्स ऑफ एफटीपी, कंटेंट्स ऑफ एफटीपी में थोड़े से पॉइंट्स बाकी है, 2-3 पॉइंट्स। एफटीपी के कंटेंट्स क्या है? नंबर 1, देयर आर 11 चैप्टर्स। क्या मालूम, इस पे नया आया है, इसकी वजह से इस पे से क्वेश्चन क्या मालूम बना, तो 11 चैप्टर्स है, गिविंग बेसिक पॉलिसी। हैंडबुक ऑफ प्रोसीजर्स 2023, मतलब उन्होंने हैंडबुक भी दिया है विच कंटेन्स अपेंडाइसिस, बट प्लीज समझना मैंने क्यों पॉइंट डाला मालूम है? ये एक उन्होंने पॉइंट डाला है आयात निर्यात फॉर्म्स। आयात निर्यात मतलब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, आयात इज इंपोर्ट, निर्यात इज एक्सपोर्ट। उनके फॉर्म्स का भी क्या उन्होंने डाला है, नॉर्म्स डाल के रखे किधर? हैंडबुक में। नॉर्म्स नहीं, फॉर्म्स डाल के रखे, फॉर्म होता है फॉर्म, वो डाल के रखा है। तो ये कभी कभी ना AANF करके सीधा डाल देंगे और समझा ही नहीं क्या है, तो इसकी वजह से मैंने इधर लिख दिया। अभी हम लोगों को जीएसटी में एक चीज मालूम है, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर करके एक पॉइंट देखा था, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर HSN।
HSN में क्या आता है, एवरी प्रोडक्ट गेट्स आइडेंटिफाइड बाय HSN। जैसे इंडिविजुअल का पैन होता है, आधार होता है, वैसे एक प्रोडक्ट का HSN होता है। इधर भी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के लिए तुम लोगों को HSN दिया जाता है, पर HSN का इधर ये अलग किया है। ITC-HS मतलब क्या, इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन कोड बेस्ड ऑन हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। ITC क्या है, ITC इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन, ठीक है, ऑफ हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ कोडिंग। इसमें क्या लिखा है ITC-HS में, ITC-HS में दो शेड्यूल्स लिखे हैं। शेड्यूल नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट पॉलिसी, शेड्यूल नंबर 2 इज टॉकिंग अबाउट एक्सपोर्ट पॉलिसी। उसके बाद उन्होंने थोड़े से पॉइंट्स दिए। नाउ अगेन इट बिकम्स थियरी। ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, व्हाट इज ट्रेड फैसिलिटेशन मेजर्स, कि ये अगेन रीड वंस है, ये अगेन रीड वंस है, समझना। फ्री पैसेज विल बी प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्ट, ये ना बहुत जेनरिक पॉइंट्स है, तुम लोगों को लगता होगा बहुत टेक्निक, कुछ नहीं है, क्या है वे। फ्री पैसेज विल बी प्रोवाइडेड टू एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट एंड देयर विल नॉट बी एनी सीजर ऑफ एक्सपोर्ट रिलेटेड टू स्टॉक एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। मतलब यूजुअली एक्सपोर्ट जब भी भेजेंगे तभी हम लोग कुछ भी हिंडरेंस नहीं लाएंगे, अनलेस हम लोगों को लगा कि नहीं कुछ तो प्रॉब्लम है, हम लोग रुकाएंगे और रुकाने के बाद वो चेक करेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, सिंगल विंडो सिस्टम टू फैसिलिटेट एक्सपोर्ट ऑफ पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। सिंगल विंडो सिस्टम मतलब बेसिकली ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट वेरी कॉम्प्लिकेटेड पेरिशेबल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए, ज्यादा चेक्स नहीं, बिकॉज पेरिशेबल में अगर हम लोग ने बहुत सारे अप्रूवल्स रखे और वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पेरिशेबल है, वो खराब हो गया तो क्या फायदा, करेक्ट है। DGFT is implementing निर्यात बंधु स्कीम फॉर मेंटरिंग न्यू एंड पोटेंशियल एक्सपोर्टर ऑन द इंट्रिकसीज ऑफ फॉरेन ट्रेड थ्रू काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड आउटरीच प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये एक बार पढ़ के रखना, निर्यात बंधु स्कीम क्या होता है, राइट, ओके। उसके बाद DGFT ऑनलाइन कंज्यूमर पोर्टल, DGFT ऑनलाइन कंज्यूमर पोर्टल देख के रखा है। अभी इसमें तुम लोगों को मैं एक चीज क्या बताऊंगा, मालूम है, लास्ट 3 जो पॉइंट्स है ना, ये जरा पढ़ के रखना। DGFT has undertaken number of IT initiatives to enable the paperless, contactless, transparent environment। अभी क्या पढ़ूं मैं, क्या पढ़ाऊं इसमें। Dedicated 24/7 help desk facility दिया है, ठीक है। Large number of trade facilitation measures have been taken by the customs department, एकदम मस्त, ओके। आगे बढ़ते हैं with the next part, that is AEO। AEO क्या है देखो, AEO is authorized economic operator। What is authorized economic operator, मतलब क्या मालूम है, ऐसे होता है ना कि फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक क्लासरूम है 30 लोगों का, उसमें से 10 लोग जो है ना, मैं रोज होमवर्क देता हूं करने के लिए, रोज होमवर्क देता हूं। 10 दिन जिन्होंने होमवर्क डेली सॉल्व किया ना, उनको मैं एक ऑथराइजेशन दे दूंगा, मतलब अथॉरिटी दे दूंगा कि हाँ बाबा ये जो है ना, ये मोस्ट कंप्लायंट स्टूडेंट्स है, ये लोग रोज होमवर्क करते हैं। अभी मैं रोज होमवर्क ये 10 लोगों का चेक नहीं करूंगा, ये लोगों का होमवर्क मैं सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार चेक करूंगा। ये क्यों ट्रस्ट आया वो लोग पे, बिकॉज उन्होंने रोज के रोज 10 दिन लगातार होमवर्क किया। वो बाकी 20 लोगों ने कुछ भी बराबर से कंप्लाइंट नहीं किया था, लोगों ने 7 दिन किया पर 8वां दिन बराबर नहीं किया, 6 दिन किया पर 7वां दिन बराबर नहीं किया, तो उनको उन पे मुझे अभी भी विश्वास नहीं है। वो क्या मालूम क्लियर होंगे नहीं होंगे, पर मुझे किस पे विश्वास है, वो 10 दिन रोज जो करने वाला है ना, उस पे विश्वास है। तो मैं उसके लिए थोड़ा बेनिफिट दूंगा, उसके लिए बोलूंगा कि आफ्टर 10 डेज तेरा जो होमवर्क चेक होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ वंस इन अ वीक होगा, पर बाकी के जो 20 लोग हैं ना, 20 लोगों का रोज होमवर्क चेक होगा। एग्जैक्टली सेम चीज है इधर भी, जो होता है ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर अंडर AEO प्रोग्राम ऑफ इंडियन कस्टम्स, अ बिजनेस एंटिटी एंगेज्ड इन इंटरनेशनल ट्रेड इज ग्रांटेड AEO स्टेटस if it is approved by customs as compliant with supply chain security standards. Such entities are considered as trusted trade partners of Indian customer। गवर्नमेंट के दिल के करीब, गवर्नमेंट के दिल के करीब है ये, इनके लिए क्या मिल गया, थोड़ा सा स्टेटस मिल गया लोग को। AEO स्टेटस होल्डर्स गेट एक्सटेंसिव बेनिफिट्स। क्या बेनिफिट्स मिलते हैं अभी, बेनिफिट्स वो होमवर्क करने वाले को क्या बेनिफिट्स थे कि वो रोज होमवर्क चेक नहीं होगा, वंस इन अ वीक होमवर्क चेक होगा, बिकॉज ट्रस्ट आ गया भाई उस पर, ओके। इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कस्टम्स ट्रीटमेंट इन टर्म्स ऑफ रिड्यूस्ड एग्जामिनेशन एंड फास्टर प्रोसेसिंग। उन्होंने बोला कि तू अच्छे से सब कुछ कंप्लाई करेगा ना, तो तेरे लिए ज्यादा हम लोग चेक्स रखेंगे ही नहीं, आगे फास्ट वे में तुम लोगों का सब अप्रूवल हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ओके। रिड्यूस एग्जामिनेशन, फास्टर प्रोसेसिंग, क्लियरेंस ऑफ कार्गो, डिफर्ड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी और एंट्री, एनहांस्ड बॉर्डर क्लियरेंस प्रिविलेजेस ऑन म्यूचुअल रिकॉग्निशन अग्रीमेंट। तो ये सब चीजें तुम लोगों को बेनिफिट होने वाली, एक बार रीड करके रखने का। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सेलेंस, मतलब कोई टाउन से एक्सपोर्ट
एनकरेज करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलेक्ट करके रखे टाउन्स, सिलेक्टेड टाउन्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग हैंडसमली टू इंडियाज एक्सपोर्ट्स बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स और स्पेसिफिक अमाउंट मे बी ग्रांटेड recognition as TEE, Towns of Export Excellence. They will be provided targeted support and infrastructure development to maximize their export competitiveness. अभी देखो एक सेकंड, मुझे एक बात बताना कि ये जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है TEE का, ओके इसका ना आई गेस कुछ बाकी है, आई थिंक छोटा सा पार्ट बाकी है, तो मैं एक बार जब भी मैं नोट्स दूंगा तभी मैं तुम लोगों को वापस दे दूंगा वो कि क्या एग्जैक्टली इसके आगे का है. चलो ना एक मिनट देख ही लेते हैं ना, क्यों आधा आधा रखना है. DGFT कंटेंट्स, हाँ enable them to move up the value chain and also to the tap new markets by granting specified privileges to them. Because होता क्या है ना कि वो कंट्रीज में वो स्टेट्स में या वो लोकेलिटीज में एक्सपोर्ट वो लोग क्यों इतना एनकरेज कर रहे हैं, बिकॉज उधर थोड़ा सा अपने को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फैसिलिटेट करना है, राइट इसके वजह से तुम लोग एम्प्लॉयमेंट भी करो और एक्सपोर्ट भी करो. इससे वजह से होगा क्या कि वो एरिया का भी डेवलपमेंट हो जाएगा एंड एक्सपोर्ट गवर्नमेंट को भी उसका फायदा हो जाएगा. ठीक है, ओके चलो. द लास्ट पॉइंट नाउ इज स्टेटस होल्डर्स. नाउ इधर थोड़ा सा ध्यान देना, इधर ये लास्ट पॉइंट है अपना, लास्ट मतलब ऑलमोस्ट खत्म हो गया अपना. ये सिर्फ पॉइंट में मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्यों रोल प्ले करता है, बिकॉज इसमें अपने मॉड्यूल में क्वेश्चन है. इसके वजह से ना ये मॉड्यूल मतलब यू चेक एनी मॉड्यूल यू विल गेट फाइंड वन क्वेश्चन ऑन स्टेटस होल्डर्स. ना ये दिखेगा बहुत बड़ा बट इसमें कुछ नहीं है, बहुत ईजी है. नंबर 1, क्या होता है स्टेटस होल्डर? लाइक स्टेटस होल्डर क्या होता है? स्टेटस होल्डर्स आर द बिजनेस लीडर्स इन द इंडस्ट्री. मतलब क्या बिजनेस लीडर्स मतलब क्या, जो बहुत सारा चंक में एक्सपोर्ट किया है एंड गवर्नमेंट वांट्स टू रिकॉग्नाइज दीज पीपल बिकॉज इनकी वजह से ना गवर्नमेंट को बहुत फायदा हुआ है एंड दैट्स व्हाई गवर्नमेंट वांट्स टू रिकॉग्नाइज दीज पीपल हु हैव एक्सपोर्टेड अ लॉट. और उनको क्या बोलते हैं वो लोग? स्टेटस होल्डर्स बोलते हैं. नाउ स्टेटस होल्डर्स में एक लिमिट होता है, अगर ये लिमिट के ऊपर अगर तुम लोग ने अगर एक्सपोर्ट किया, then in that case you will be having a lot of privileges in terms of कि faster clearance और बहुत सारे privileges के बारे में हम लोग अभी बात करेंगे. बट पहले हम लोग बात करते हैं कि बिजनेस लीडर्स का क्या रोल प्ले होता है. अगर स्टेटस होल्डर्स बिजनेस होल्डर्स है, स्टेटस होल्डर्स का क्या रोल प्ले होता है समझना. अगर कोई स्टेटस होल्डर है तो उसका काम सिर्फ उसका काम बढ़ाने का नहीं होना चाहिए. he should be responsible to guide those people who have come new, who are new to this particular industry, right? अगर कोई एक्सपोर्ट में होगा then in that case अभी जस्ट उसने स्टार्ट किया होगा तो ये जो स्टेटस होल्डर्स है ना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उनको गाइड करना, उनको सिखाना कि कैसे एग्जैक्टली एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं, राइट? नाउ आई विल जस्ट रीड इट फॉर यू. स्टेटस होल्डर्स आर एक्सपोर्टर फर्म्स recognized as business leaders. ठीक है, बिजनेस लीडर्स होते हैं वो, who have excelled in international trade and have successfully contributed to countries' foreign trade. Perfect. They are expected to not only contribute towards India's exports but also provide guidance and hand holding to the new entrepreneurs. Perfect. इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, तो लोगों को बता रहा हूं कि ये क्या होता है स्टेटस होल्डर्स. परफेक्ट है. ये स्टेटस होल्डर स्टेटस किसको मिलता है, मतलब ये जो रिकॉग्निशन मिला है वो किसको मिलता है? जिनके पास क्या है मालूम है? जिनके पास है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, वो है एलिजिबल फॉर recognition as a for getting a recognition as a status holder. Perfect एकदम. ओके, अभी स्टेटस होल्डर में क्या होता है देखो, अभी तू एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, हाउ डू यू डिफाइन? एक नंबर होना चाहिए एक्सपोर्ट का, बराबर है. उन्होंने ना ये स्टेटस होल्डर्स के स्टेटस को कैटेगरीज में डिवाइड किया, मतलब 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 3 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 4 स्टार, 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस. उसके बेसिस पे उन्होंने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया. अभी उन्होंने बोला अगर तूने एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब क्या, जिन्होंने एक्सपोर्ट किया है इन USD मिलियन 3 मिलियन, मतलब अगर तूने 3 मिलियन USD एक्सपोर्ट किया है, आज नहीं 3 फाइनेंशियल ईयर्स में, आज 3, लास्ट टाइम 3, उसके लास्ट टाइम 3 किया होगा, देन इन दैट केस आई विल बी कैटेगराइज्ड एज 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, राइट? वो मुझे स्टेटस होल्ड करूंगा मैं. अगर मैंने लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 15 किया है, 15 मतलब क्या, 15 मिलियन मिनिमम, 15 मिलियन USD अगर मैं क्रॉस करता हूं तो मैं 2 स्टार में जाऊंगा. 50 मिलियन करता हूं तो 3 स्टार में, 200 मिलियन करता हूं तो 4 स्टार में, 800 मिलियन करता हूं तो 5 स्टार में जाऊंगा.
ना अलग अलग जितना तू ऊपर 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 हाउसेस में जाता है उतने ज्यादा तुझे प्रिविलेजेस मिलते जाते हैं, राइट? परफेक्ट एकदम। ओके, नाउ पॉइंट्स विच मेरिट कंसिडरेशन वाइल कंप्यूटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, मतलब क्या क्या कंसिडर करना चाहिए वाइल आइडेंटिफाइंग कि वो कौन से हाउस में कितना फॉल होगा। सबसे पहले जब भी तुम लोग एक्सपोर्ट जो आइडेंटिफाई करो ना वैल्यू, वो क्या कंसिडर करना चाहिए? एफओबी वैल्यू कंसिडर करना चाहिए, एफओबी वैल्यू, ठीक है? ओके, दूसरा फॉर डीम्ड एक्सपोर्ट, जो डीम्ड एक्सपोर्ट तुम लोग करोगे ना ईओयूज को वो सब, so FOR value of exports in Indian rupees shall be converted into USD at exchange rate notified by CBIC, ठीक है? As applicable on 1st April of the each financial year, उसके बेसिस पे तुम लोग क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे एंड देन यू विल गेट द फिगर, और वो जो फिगर आएगा वो देखो कि वो कौन से एक्सपोर्ट हाउस कौन से स्टेटस होल्डर के हाउस में फॉल हो रहा है। उसके बाद फॉर ग्रांटिंग स्टेटस एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस वुड बी नेसेसरी इन ऑल द 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ऐसे नहीं कि एक साल एक्सेप्शनल काम किया और दूसरे साल में इतना नहीं काम किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये किसको मिलेगा? जिनके पास आईईसी है, ये री एक्सपोर्ट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। उसके बाद एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथराइजेशन, मतलब स्कॉमेट आइटम्स। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कॉमेट आइटम्स? स्कॉमेट मतलब SC मतलब स्पेशल केमिकल्स, O मतलब क्या? ऑर्गेनिजम्स, M मतलब क्या? मटीरियल्स, E मतलब इक्विपमेंट्स एंड T मतलब टेक्नोलॉजीज। सर ये सब किधर लिखा है? ये लिखा है, अभी तुम लोग दिखाता हो तुम लोगों को, एक मिनट रुको। स्कॉमेट, ये देखो, स्कॉमेट को डिफाइन किया है स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है? ये स्कॉमेट आइटम्स जो उन्होंने बोला है वो इंक्लूड किए जाएंगे फॉर कंप्यूटेशन ऑफ एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ठीक है? अभी ये तो सब ठीक है, एक बार रीड करके रखने का, पर ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूं ना, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। क्या बोला उन्होंने? फॉर कैलकुलेटिंग एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस फॉर ग्रांट ऑफ 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस स्टेटस कैटेगरी, मतलब एक 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस कैटेगरी में फॉल हो जाएंगे कभी एक्सपोर्ट्स बाय आईईसी होल्डर्स अंडर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, मतलब जो पूरा सुनो, जो कौन है जिनके पास आईईसी होल्डर है, जिनके पास आईसी है और वो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, नंबर 1। नंबर 2, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है हैविंग ISO और BIS सर्टिफिकेशन, मतलब अथॉरिटी ने सर्टिफाई किया हुआ है। तीसरा, तो एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है, सिक्किम एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ जम्मू कश्मीर लद्दाख, एंड यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इफ यू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, जो भी तू एक्सपोर्ट करेगा ना, वो जो अमाउंट होगा वो उसका हम लोग डबल करेंगे एंड देन वी विल चेक कि तू कौन से हाउस में फॉल हो रहा है। ओके, शैल बी ग्रांटेड डबल वेटेज once in any of these categories. For example, अगर मुझे फर्स्ट 1 स्टार में आना होगा तो 3 मिलियन USD चाहिए, बराबर है? पर मेरे कंप्यूटेशन के हिसाब से इट इज 2.8 मिलियन USD अभी के लिए। Am I getting that 1 star house? Am I getting that 1 star export house? No, because it is not crossing 3 million USDs. अभी लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स में मेरा हुआ है 3 मिलियन, पर ये फाइनेंशियल ईयर में मेरा अगर समझ नहीं हुआ होगा ना, तो भी उन्होंने बोला ये जो 2.8 मिलियन है ना, एंड इफ यू सेटिस्फाई दीज कंडीशंस, नो, हम लोग इसको 2.8 मिलियन नहीं कंसिडर करेंगे। सॉरी, वेरी सॉरी, एक सेकंड, किधर गया है? हाँ, 2.8 मिलियन कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, इसको डबल कंसिडर करेंगे। 2.8 इंटू 2 मतलब फॉर एग्जांपल 5.6 मिलियन USD हम लोग इधर कंसिडर करेंगे। और यूल से कि सर 5.6 मिलियन हो गया तो मैं तो किधर फॉल होऊंगा, इधर किधर फॉल नहीं होऊंगा, सो इधर मैं सिर्फ 1 में ही फॉल हो जाऊंगा। समझो एक बात को, ये जो डबल करने के बाद ना, यू विल गेट द एक्सपोर्ट हाउस ओनली फॉर द 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, ओनली फॉर द 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। इसके ऊपर मुझे 2 स्टार नहीं कभी भी मिलेगा। करेक्ट, एकदम परफेक्ट है। 2 स्टार कभी नहीं, तुझे 1 स्टार का ही मिलेगा। देखो, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मिलने के लिए जो नीचे के पॉइंट्स है, जो भी एक्सपोर्ट होगा उसका पहले डबल करो एंड देन यू आइडेंटिफाई कि वेदर यू आर फॉलिंग अंडर दैट 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस और नो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं प्रिविलेजेस ऑफ स्टेटस होल्डर्स। नाउ कस्टम क्लियरेंस इजी होता है। मैं डायरेक्टली ना किधर आता हूं मालूम है? पॉइंट नंबर ई पे आता हूं। 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउसेस एंड अबव आर परमिटेड टू एस्टेब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस। मतलब अगर मुझे एक्सपोर्ट के लिए वेयर हाउसेस अगर आइडेंटिफाई और एस्टेब्लिश करने होंगे तो मैं 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस से एस्टेब्लिश नहीं कर सकता, मुझे
2 स्टार मिनिमम होना चाहिए, तो ही मैं वेयरहाउस एस्टैब्लिश कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं वेयरहाउस एस्टैब्लिश नहीं कर सकता एक्सपोर्ट के लिए, राइट? परफेक्ट एकदम। उसके बाद बाकी का जो चीज़ है, यू कैन जस्ट रीड इट वंस, बिकॉज बाकी इतना कुछ ऐसे नहीं समझेगा ऐसा नहीं है, यू कैन रीड इट आराम से, बट मेरे हिसाब से ई पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट इसमें रोल प्ले करेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, बहुत सिंपल पॉइंट, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसमें सब कुछ हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है, उसमें से मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देता हूं। सैंपल्स, देखो क्या देख रहा हूं मैं, प्रोविजंस रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ गुड्स। अगर तूने सैंपल्स इंपोर्ट किया तो कैसे होगा उसका ड्यूटी? देखो, इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स इवन रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स इज अलाउड विदाउट इंपोर्ट ऑथराइजेशन। सैंपल्स होगा ना तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स भी होंगे ना, तो भी वो विदाउट ऑथराइजेशन ला सकते हो। एक्सेप्शंस आर डिफेंस, सिक्योरिटी आइटम्स, सीड्स, बीज एंड न्यू ड्रग्स, दीज नीड ऑथराइजेशन। इनके लिए ऑथराइजेशन लगेगा, पर बाकी के लिए ऑथराइजेशन नहीं लगेगा अगर वो किस में है, सैंपल्स में होंगे तो। ओके, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑफ सैंपल्स अप टू 3 lakhs for all the exporters shall be allowed subject to terms and conditions। सैंपल के लिए क्या है, यूजुअली ऑल सैंपल्स आर अलाउड अप टू 3 lakhs, बराबर है। बट अगर वो कोई सीड्स होंगे, सिक्योरिटी आइटम्स होंगे, डिफेंस होंगे, देन इन दैट केस इस पे मुझे ऑथराइजेशन के साथ सैंपल्स इंपोर्ट करने पड़ेंगे। गिफ्ट्स के केस में क्या होगा, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स, उन्होंने बोला है इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स इज नॉट परमिसिबल एट ऑल। इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स इज नॉट परमिसिबल एट ऑल। क्या बोला है, इंपोर्ट ऑफ गिफ्ट्स through post or courier where custom clearance is sought as gifts is prohibited। exceptions are राखी and life saving medicines। अगर ये गिफ्ट में आ रहा है ना वो चलेगा, पर अगर बाकी कुछ होगा ना, पोस्ट और कुरियर से गिफ्ट आ रहा है, वो कुछ भी तुझे नहीं चलने वाला है, इंक्लूडिंग दो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से लिए हैं, ठीक। however कैन बी इंपोर्टेड अपॉन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल कस्टम ड्यूटीज। ठीक है, मतलब गिफ्ट जो है वो विदाउट कस्टम ड्यूटी नहीं ला सकता, तुझे अगर गिफ्ट चाहिए तो कस्टम ड्यूटी पे करके लेके आ। इफ ड्यूटी लेविएबल ऑन राखी इज अप टू 100, नो ड्यूटी विल बी कलेक्टेड ऑन द सेम। अगर राखी होगा तो 100 रुपीज तक अगर ड्यूटी होगा तो उस पर कलेक्ट नहीं किया जाएगा। ओके, ये जो 100 रुपीज है वो किसके लिए है, राखी के लिए। परमिशन किसके लिए है, राखी एंड जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है उनके लिए परमिशन है, बाकी तो ला ही नहीं सकता, राइट? करेक्ट एकदम। उसके बाद बाकी तो एक बार रीड है, प्रोटोटाइप्स के बारे में बात करता हूँ। प्रोटोटाइप्स मतलब क्या, जो नया एक मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया पर इट इज स्टिल अ प्रोटोटाइप, पायलट प्रोजेक्ट बोलते हैं उसको, तो वो अगर इंपोर्ट किया होगा तो न्यू और सेकंड हैंड प्रोटोटाइप्स और सेकंड हैंड सैंपल्स मे बी इंपोर्टेड विदाउट एन ऑथराइजेशन ऑन द फॉलोइंग कंडीशंस। वो मैं क्या कर सकता हूँ, इंपोर्ट कर सकता हूँ विदाउट ऑथराइजेशन। नंबर 1, इंपोर्टर इज एन एक्चुअल यूजर, जो इंपोर्ट कर रहा है मैं ही यूज कर रहा हूँ। नंबर 2, ही इज एंगेज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ or having industrial license or letter of intent for research in an item in which prototype is sought for product development or research as the case may be। मतलब वो प्रोडक्शन, मतलब वो जो प्रोटोटाइप यूज कर रहा है ना, इंपोर्ट कर रहा है ना, वो उसके ही प्रोडक्शन में है। इतना भी याद रखा तो भी चलेगा, इसमें से लिखने के लिए एज सच आई डोंट थिंक आएगा, बट आया तो भी तुम लोगों को कुछ तो आइडिया होना चाहिए। उसके बाद इंपोर्टर फाइल्स इट सेल्फ डिक्लेरेशन टू दैट इफेक्ट दैट टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टम अथॉरिटीज। सर स्क्रैप का क्या होगा? स्क्रैप का हम लोग ने ऑलरेडी हम लोग ने एक्चुअली देखा था, इसका स्पेयर पार्ट्स देखा था। स्क्रैप का क्या होगा? स्क्रैप इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ मेटालिक वेस्ट स्क्रैप विल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इट विल नॉट कंटेन हजार्डस, टॉक्सिक वेस्ट, रेडियो एक्टिव, कंटेमिनेटेड वेस्ट और स्क्रैप कंटेनिंग रेडियो एक्टिव मटीरियल। मतलब ये अगर होंगे ना तो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, तो वो हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, बाकी हम लोग अलाउ कर देंगे, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट अगर तुम लोगों को कुछ पूछा तो इसमें से पूछेंगे सेकंड हैंड गुड्स के लिए। सेकंड हैंड गुड्स, इंपोर्ट पॉलिसी फॉर सेकंड हैंड गुड्स। अभी देखो सेकंड हैंड गुड्स में अगर कैपिटल गुड्स मैंने इंपोर्ट किया तो कैपिटल गुड्स में कौन से कैपिटल गुड्स आर फ्री फॉर इंपोर्ट, कौन से फॉर रिस्ट्रिक्टेड। एक बार लिस्ट 2-3 बार पढ़ने के बाद तुम लोगों को याद रह जाएगा। नंबर 1, एसी रिस्ट्रिक्टेड, एसी में नहीं ले सकता सेकंड हैंड। डीजल जनरेटिंग सेट्स, बाद में डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, रिफर्बिश्ड और रिकंडीशन स्पेयर्स ऑफ रिफर्बिश्ड पार्ट्स ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स, बाद में ऑल नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी गुड्स। मतलब ये क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है। सर फ्री में क्या आएगा, रिफर्बिश्ड रिकंडीशन स्पेयर्स ऑफ कैपिटल गुड्स फॉर विच चार्टर्ड इंजीनियर सर्टिफाइज एग्जिस्टेंस ऑफ 80% रेसिडुअल लाइफ। एक बार सिर्फ पढ़ के रखना दोस्त, कभी एमसीक्यू में पूछा तो पूछ सकते हैं इसकी वजह से। ओके, नाउ अदर देन कैपिटल गुड्स लिया तो सेकंड हैंड
imported for the purpose of repair, refurbishing, reconditioning और re-engineering. It is freely importable, problem नहीं है. Remaining goods अगर होंगे तो restricted for import and can be imported only against an import authorization. तो ये सब चीजें तुझे सेकंड हैंड के पॉइंट में आ जाएंगी. एक बार रीड करके रखना दोस्त, इसमें से आंसर क्वेश्चन आ क्यों सकता है, बिकॉज ये चेंज हो चुका है इसके वजह से. आई नो कि थोड़ा ड्राई पॉइंट है ये, हम लोग ने ऑलरेडी देख लिया है. स्टेट ट्रेडिंग एंटरप्राइजेस याद है क्या, सिर्फ यही लोग इंपोर्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद अपना खत्म होता है पूरा का पूरा FTP. पूरा का पूरा FTP इधर अपना क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है. आई नो दैट ये पूरा थोड़ा ड्राई टॉपिक है, बट मैं तुम लोगों को स्कीम्स के बारे में अगर थोड़ा रिवाइज करने का ट्राई किया, थोड़ा प्लीज इधर देखना, बिकॉज अभी एक क्वेश्चन मुझे दिखा रहे हैं तुम लोगों को विच कैन कम इन द एग्जामिनेशन. स्कीम के केस में सबसे पहला स्कीम हम लोग ने डिस्कस किया था एडवांस ऑथराइजेशन. एडवांस ऑथराइजेशन में एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी था. मुझे मेरे एक्सपोर्ट ऑर्डर ऑलरेडी है, मेरा वैल्यूएशन कितना है 15% का. राइट, परफेक्ट एकदम. उसके बाद आगे हम लोग ने देखा था ड्यूटी फ्री इंपोर्ट ऑथराइजेशन. इसका वैल्यूएशन कितना है, इसका वैल्यूएशन है 20%. एब्सोल्युटली राइट. उसके बाद हम लोग ने टाइप्स ऑफ गुड्स देखा था. उसके बाद वी सॉ एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम. याद है, मैंने कैपिटल गुड्स परचेस किया, उसमें से कुछ मैन्युफैक्चर किए गुड्स और वो मैंने क्या कर दिया, प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर दिया. राइट, तो इसके वजह से जो भी मैं गुड्स ड्यूटी सेव करता हूं ना इंपोर्ट पे, उतने ड्यूटी इंटू 6 टाइम्स मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा. बट दैट इज पॉसिबल इन 6 years. कुछ प्रॉब्लम नहीं है. करेक्ट है, ओके. और अगर मैंने डोमेस्टिक इंडस्ट्री से लिया होगा तो नोशनल ड्यूटी जो मैंने सेव किया उसका 4.5 टाइम्स मुझे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन करना पड़ेगा. ओके, इसमें हम लोग ने बाद में देखा एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड स्पेसिफिक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. जो 3 साल का जो एवरेज तुम लोग जितना एक्सपोर्ट कर रहे हो उतना तो करो ही, उसके साथ साथ तुम लोग एक्स्ट्रा जो करोगे ना वो एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में हम लोग कंसिडर कर लेंगे. उसके बाद रिलैक्सेशन दिया कि अगर तुम लोग ने फर्स्ट 3 years में 75% एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कंप्लीट कर दिया तो बाकी का 25% तुझे करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है. और 100% ऑफ द एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन तूने 3 साल में कंसिस्टेंटली किया है, देन इन दैट केस प्रॉब्लम नहीं है. बाकी जितना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन बाकी है पूरा तूने नहीं एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन किया तो भी चलेगा. वी विल गिव यू इंपोर्ट का बेनिफिट, मतलब ड्यूटीज का बेनिफिट. ओके, इंडिजीनियस सोर्सिंग हुआ. उसके बाद रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स. याद है क्या, मैंने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करने के बाद एक्सपोर्ट भी किया, पर उसके बाद याद है अरे बाबा मैंने तो कुछ बेनिफिट लिया ही नहीं. तो मैं क्या कर सकता हूं, रेमिशन ऑफ ड्यूटीज के लिए अप्लाई कर सकता हूं. मुझे ई स्क्रिप्ट मिलता है, याद है क्या, ई स्क्रिप्ट मिलता है, और वो मैं ई स्क्रिप्ट क्या कर सकता हूं, क्रेडिट में किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं और आई कैन यूज इट अगेंस्ट माई कस्टम ड्यूटीज. उसके बाद हम लोग ने डीम्ड एक्सपोर्ट देखा, सेलिएंट फीचर्स देखे, कंटेंट्स देखे, AEO देखा. मालूम है क्या, मैंने वेरीफाइड का बात किया था कि यार ये वेरीफाइड है मतलब ये अच्छा बंदा है, उसको प्रिविलेजेस दिए जाते हैं. आफ्टर दैट स्टेटस होल्डर्स का हम लोग ने बात किया. लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में तेरा अगर लिमिट अगर क्रॉस हुआ देन इन दैट केस तेरे लिए प्रिविलेजेस बहुत सारे दिए जाएंगे. बट अगर कस्टम्स का बात किया, वेयर हाउसिंग का बात किया, तो वेयर हाउसिंग सिर्फ 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस वालों को ही दिया जाएगा. उसके ऊपर 1 स्टार वालों को वेयर हाउसिंग का नहीं मिलेगा प्रिविलेज. ओके, उसके बाद हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे और आज के लिए इतना रुकेंगे. बाकी एक बार सिर्फ रीड करके रखना. एक क्वेश्चन मुझे बताना है, पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 7 पे, ये PDF में सब कुछ मिल जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, 2 एक्सपोर्टर्स नेमली रेड स्काई प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्लैक नाइट प्राइवेट लिमिटेड हैव अचीव्ड द स्टेटस ऑफ स्टेटस होल्डर्स. वेरी गुड. कौन सा स्टेटस होल्डर, 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस इन द करंट फाइनेंशियल ईयर. ठीक है, 3 मिलियन क्रॉस किया बेसिकली उन्होंने. बोथ द एक्सपोर्टर्स हैव बीन रेगुलरली एक्सपोर्टिंग गुड्स other than gems and jewelry every year. What would have been the minimum export performance of the 2 exporters to achieve such status? अगर मुझे स्टेटस चाहिए तो मुझे क्या अचीव करना पड़ेगा, 3 million USDs in 3 financial years. हो गया तो मुझे फर्स्ट 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का स्टेटस मिल जाएगा. दूसरा क्वेश्चन, बोथ द एक्सपोर्टर्स वांट टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयरहाउसेस इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल गाइडलाइंस. कर सकते हैं क्या? मैं अभी तुम लोगों के साथ डिस्कस किया था कि जो 1 स्टार होता है ना उनको कभी भी वेयर हाउसिंग का प्रिविलेज नहीं मिलता है. वेयर हाउसिंग का प्रिविलेज मिलेगा ओनली टू 2 स्टार एंड अबव के लिए. राइट, व्हाट शुड बी देयर एक्सपोर्ट टर्नओवर टू एनेबल देम टू एस्टैब्लिश एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस. मतलब एक्सपोर्ट वेयर हाउसेस बनाने के लिए क्या टर्नओवर होना चाहिए? जो तेरा 3 तो फर्स्ट 1 स्टार है, 2 स्टार से मुझे एक्सपोर्ट का मिलता है. 2 स्टार का कितना है? 15 मिलियन. 2 स्टार का कितना है? 15 मिलियन. तो वो जैसे अचीव हो जाएगा वैसे आई विल बी एबल टू एस्टैब्लिश 1 वेयर हाउस फॉर एक्सपोर्ट.
आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मेरे बाकी के भी क्वेश्चंस जो थे वो मैंने तुम लोगों के सामने इधर रखे हैं, इसके सॉल्यूशंस भी आपको पीछे मिल जाएंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स इट फॉर एफटीपी. इतना एफटीपी करके जाना दोस्त, तुम लोगों को थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मैंने कुछ किया है और इसमें से क्वेश्चन आने का बहुत चांस है. इसकी वजह से ये 1.5 घंटे का जितना भी वीडियो बना है प्लीज एक बार देख लेना और वो जाना. आई एम श्योर दैट यू विल बी एबल टू क्रैक ईच एंड एवरीथिंग. डू नॉट रीड एनीथिंग मोर देन दिस. इतना रीड करके जाना, आया तो मस्त मजा आ जाएगा. चलो, that's it for today's video. I will see you in the next video. Till then, bye bye, see you and take care. अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज लेट मी नो योर कमेंट्स एंड रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे भी अच्छा लगेगा कि तुम लोगों को अच्छा लगा है. एंड आई विल कीप ऑन वर्किंग ऑन such good content on my YouTube channel. चलो, bye bye, see you and take care. Bye bye.